बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरा जो थोड़ा लंबा पॉज या साइलेंस है वो थोड़ा आपको बता रहा है आज मार्केट किस तरीके का है। और सच बताऊं तो मतलब ऑनेस्टली बोलने को कुछ है नहीं। निफ्टी आईटी 5% नीचे, लेकिन आज निफ्टी आईटी अकेला नहीं है। आज सभी आप देखें 6 के 6 जो मेजर इंडिसेस हैं सब में गिरावट है। निफ्टी बैंक ने भी आज तो जवाब दे दिया, हालांकि अभी भी वो 60-800 के ऊपर है, लेकिन फिर भी दिक्कत है। 25-400 के ऊपर आए हैं अब हम, थोड़ी सी रिकवरी है, देखते हैं सस्टेन करेगा या नहीं। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के कमजोर संकेत और मंथली एक्सपायरी, बाजार पर पड़ी भारी। निफ्टी 300 पॉइंट से ज़्यादा फिसलकर 25,400 के पास। L&T, भारती, इन्फोसिस और ICICI बैंक ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया। बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट से ज़्यादा फिसला। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बड़ी गिरावट। इंडिया विक्स 5% ऊपर। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट प्रेस सटीक मजबूत चार्ट से बंधन बैंक 2% से ज्यादा चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही सीमेंस में भी हल्की मजबूती कायम। उधर कमजोर चार्ट के चलते एम्फोसिस, पर्सिस्टेंट फिसले, दोनों वायदा के टॉप लूजर्स में हुए शुमार। AI और एंथ्रोपिक की चिंता से IT शेयरों पर मचा हाहाकार। लगातार 5वें दिन बिकवाली जारी। आज भी 5% से ज़्यादा फिसला IT इंडेक्स। HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और TCS निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। उधर मिड कैप IT शेयरों पर भी तगड़ी मार। एक महीने में 21% गिरा निफ्टी IT इंडेक्स, अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। आईटी के बाद रियल्टी शेयरों में भी सबसे ज्यादा कमजोरी। करीब 3% फिसला इंडेक्स, 4% फिसले लोढ़ा और प्रेस्टीज स्टेट्स। साथ ही केमिकल, डिफेंस और कैपिटल मार्केट इंडेक्स में भी 1% ज्यादा गिरावट। वहीं चुनिंदा फार्मा शेयरों में आज हल्की खरीदारी का। बाजार को पसंद नहीं आई भारतीय एयरटेल की भारती मनी में 20,000 करोड़ रुपए निवेश की योजना। शेयर 3% नीचे। टेलीकॉम की बजाय NBFC में रुझान से बाजार नाखुश। और 5 से 15% तक एयर कंडीशनर के दाम बढ़ाएगी वोल्टास। सूत्रों के मुताबिक नए एनर्जी एफिशिएंसी नियम और कॉपर एल्यूमिनियम की बढ़ती कीमतों के चलते लिया जाएगा फैसला। ओके, जिस तरीके का मार्केट है शायद वोल्टास को कीमतें और बढ़ानी पड़े, क्योंकि गर्मी इस तरीके से लगता है और बढ़ेगी अगर। और मार्केट में इस समय, आज मैं सच बताऊं ना, आज मैं मार्केट के लिए एक वर्ड यूज़ कर रहा हूं जो मैं बहुत कम यूज़ करता हूं, और वो है भयावह दिन। आज सच में भयावह दिन है वीरू, और सच में ये, और अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं मतलब बहुत केयरफुली ये वर्ड्स यूज़ करता हूँ। जैसे कई बार हम कहते हैं ना मार्केट क्रैश है, ये सब वो सब, मैं बहुत रेयरली यूज़ करता हूँ। लेकिन आज का मार्केट जो है ना, गिवन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चल रहा था अब तक, सब कुछ ठीक था। कल दोपहर को मार्केट ने एक सेंस दिया था कि 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर डे हाई पर बंद हुआ। कल FI की बड़ी बाइंग थी, सब कुछ ठीक जा रहा था मार्केट के फेवर में। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि इस तरीके की पिटाई होगी मार्केट में। अब एक रिकवरी आ रही है 327 के लो से 412 तक तो आए हैं हम। अब होपफुली ये टिके। अब आज की जो कैंडल है ना, कैंडल आज की काफ़ी ख़राब है। आज जैसी जो कैंडल्स होती हैं वो ना सिर्फ ट्रेंड बदलते हैं, क्योंकि 550 के नीचे ट्रेंड तो बदल ही गया था, बल्कि सेंटिमेंट बदल देते हैं। और आज की इस कैंडल को नेगेट करना बहुत ज़रूरी होगा। पहली बात तो खैर अभी तक एक कैंडल पूरी नहीं बनी है। एक होप रहेगी कि एक्सपायरी के दिन शायद थोड़ी सी रिकवरी आ जाए। एज एक्सपेक्टेड निफ्टी आईटी गिरा। निफ्टी आईटी ने गिरना था, ये तय था, लेकिन इस तरीके से गिरेगा आज फिर से 5%। और जिस तरीके से गिरता जा रहा है, 30,000 पर आ गया अब निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब हम मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट डेली, फॉरगेट अबाउट वीकली, मंथली मूविंग एवरेजेस की बात कर रहे हैं। मल्टी ईयर लो पर ये इंडेक्स आ चुका है। मल्टी ईयर लो पर लार्ज कैप के आईटी स्टॉक्स आ चुके हैं इस समय। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज सिर्फ आईटी नहीं है, आज पूरा का पूरा बाजार गिरा है। निफ्टी में कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स हैं जो ग्रीन में हैं, कुल मिलाकर 4 स्टॉक्स। और आईटी शेयरों की तो ऑब्वियसली जमकर धुनाई हुई। और आज मुझे लग रहा है एक चीज़ और जो मार्केट के लिए नेगेटिव हुई वो था भारती एयरटेल। आई थिंक जिस तरीके से मार्केट ने भारती की इस न्यूज़ को लिया
और वो कहीं ना कहीं उसको पनिश किया। इससे पता चलता है कि मार्केट का इस समय सेंटिमेंट कैसा है। हल्की सी मार्केट को परसीव नेगेटिव न्यूज़ जो है वो ठीक नहीं लगती है। खैर लेट्स सी, अभी तो 1.5 घंटा बाकी है, होपफुली कुछ रिकवरी आए। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है उस पर तो नजर ही रहेंगी, लेकिन मार्केट में काफ़ी पेन और आईटी एक बड़ा कल्प्रिट तो है ही, सिर दर्द है ही। लेकिन ब्रेथ जिस तरीके से ख़राब थी, आपने भारतीय एयरटेल का जिक्र किया, इटर्नल देखिए वहाँ पर भयंकर बिकवाली, ब्रेथ काफ़ी ख़राब मार्केट की। लेकिन जो आपने कहा बात कही कि रिकवरी हुई, तो अगर नहीं हुई तो क्या होगा, और हुई तो क्या होगा, क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे जो लेवल्स हमने सुबह बात की थी सभी को ब्रीच करता हुआ मार्केट आज जिस तरीके से आपने वर्ड का यूज़ किया, भयावह स्थिति देखने को मिली है मार्केट में। तो अब कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से? पहली बात तो कोई रिकवरी नहीं है, क्योंकि रिकवरी बोलते ही मार्केट गिरता है, तो इसके लिए हम नहीं यूज़ करेंगे। देखिए श्रेया, हुआ क्या है, आज सुबह हमारी बात हुई थी कि एग्जिस्टिंग पोजीशंस में आप करीब 25,550, 25,600 का स्टॉप लॉस रखें। आई थिंक वो सुबह खुलते ही हिट हुआ, और शॉर्ट का व्यू हमारा नहीं था वैसे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं मतलब गलत क्यों बोलूँ, शॉर्ट का व्यू नहीं था हमारा व्यू यही था कि मार्केट में पहले डिप में शायद बाइंग आनी चाहिए, क्योंकि ये गिरावट जो है ये ग्लोबल है और हमारे खुद के सेंटिमेंट अच्छे हैं। लेकिन हमारा व्यू कम्प्लीटली गलत पड़ा। और क्या होता है कि जब कई बार होता है कि इस तरीके से मार्केट आपको फोर्स करता है ये सोचने के लिए कि क्या हुआ ऐसा, जो सुबह हमने एक व्यू लिया था उसके अगेंस्ट मार्केट गया, तो कहीं ना कहीं तो हमारे उसमें भी गलती रही होगी। तो आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, है ना, क्योंकि अब और यही कारण है कि अगर आप थोड़ा सा व्यू बहुत स्ट्रांगली ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा फिर फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए आज सुबह वो शायद इसी वजह से, जबकि मार्केट ने सुबह सुबह इंडिकेट किया था कि अब वीकनेस है, शॉर्ट का व्यू लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले पाए, तो वो कहीं ना कहीं एक लेसन है मेरे लिए भी। आज की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आज देखते हैं मार्केट क्लोज किस तरफ हुआ, क्योंकि अगर आज क्लोजिंग में एक्सपायरी रिलेटेड हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, अगर रिकवरी नहीं आई तो ये मार्केट के लिए बड़ा नेगेटिव होगा। रिकवरी का भी मतलब ये नहीं है कि 25,450 तक, अनलेस आप 25,525, 25,530 यहाँ तक रिकवरी ना दिखाएं तो वो नेगेटिव होगा। और एक चीज़ आज देखनी होगी, आज एफआईआई ने क्या किया आखिरकार। भाई 30% लॉन्ग पोजीशन थी, 70% शॉर्ट पोजीशन थी, कितने शॉर्ट कैरी हुए, कितने लॉन्ग कैरी हुए, कैश में क्या हुआ। हालांकि ऑब्वियसली एक्सपायरी डे है तो काफ़ी आर्बिट्राज पोजीशंस अनवाइंड हुई होंगी, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, वो चीज़ मैं समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद एफआईआई के कैश और फ्यूचर्स के नंबर्स जो हैं उन पर मैं आज नज़र रखूँगा। जो भी है, लेकिन आज की गिरावट बड़ी है और इसको आप नकार नहीं सकते हैं। आज की गिरावट ने सेंटीमेंट ख़राब कर दिया है। सेंटीमेंट अब आपका वापस 25,600 के ऊपर ही सुधरेगा। जब तक आप उसके ऊपर नहीं आएंगे तब तक सेंटीमेंट नहीं ठीक रहेगा। और एक चीज़ बताऊँ मैं, एक दिन की कैंडल ने कई दिनों की मेहनत पे पानी फेर दिया। 2 दिन की तो एटलीस्ट कर ही दिया। पिछला थर्सडे भी वीक था वैसे, उसके बाद फ्राइडे और मंडे अच्छे थे, लेकिन आज उसके पहले देखिए उससे पहले 3 अच्छे दिन बने थे। तकलीफ क्या हो रही है कि जब इस तरीके की बड़ी रेड कैंडल्स बन रही है ना, पहले इसका उल्टा होता था, ग्रीन कैंडल्स बड़ी होती थी, रेड कैंडल्स छोटी होती थी। अब मार्केट 1 या 2 दिन में 10-12 दिन की मेहनत आपकी ख़राब कर देता है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब 25,200 से 25,250 जो है वो एक लक्ष्मण रेखा है आपकी। अपसाइड में अभी किसी लेवल का मतलब नहीं है। मतलब मैं क्या बोलूँ यहाँ पे 25,450, 25,500 कोई मतलब नहीं है। ये अब सेंटीमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स टुडे ऑनेस्टली, क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि मार्केट इतना गिरेगा आज। सच बता रहा हूँ मैं, हैंड ऑन हार्ट। और बस अब अगले 1.5 घंटे निकल जाएं कैसे भी, मार्केट और ज़्यादा पनिश ना करे। एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद तो रहेगी वैसे टुवर्ड्स द एंड। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, देखिए बैंक निफ्टी में 60,800 हमारा क्रूशल सपोर्ट था। हमने 60,800 का स्टॉप लॉस रखा था, 60,801 तक आके घूम गया, तो अभी तक तो होपफुली स्टॉप लॉस नहीं लगा है इसमें। 60,800 का टूट गया तो बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा। फिर बैंक निफ्टी भी कहेगा कि बस अब मुझसे और नहीं हो रहा है। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन नहीं है। अभी ब्रेकडाउन निफ्टी और निफ्टी आईटी में ही है, बैंक निफ्टी में भी ब्रेकडाउन नहीं है। बिरू, स्टॉक स्पेसिफिक क्या एक्शन रहा आज? अनुज, बैंक निफ्टी डाइवर्जेंस देखिए अनुज, आप एक इंडेक्स में, निफ्टी के सहायक इंडेक्स में मंथली मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं और निफ्टी बैंक इवन अभी 10 डे तक रिट्रेस नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ा चीज़ तो यही है कि कैसे ट्रीट करें इस बाजार को, कमज़ोर करें, मजबूत करें। बैंक निफ्टी इवन अभी अपने 10 डे से दूर है थोड़ा सा। खैर, मैं आता हूँ कुछ स्टॉक्स पे अनुज जहाँ पे इस वक्त स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पहले मैं रखूँगा स्क्रीन पे कमेंट्स। एक रत्ती भर की कमी नहीं है इसकी स्ट्रेंथ में, जिसे कहते हैं ना एक्यूट स्ट्रेंथ। और कुछ स्टॉक्स हमेशा किसी भी बेयर फेज में डोमिनेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। इस बेयर फेज में, इस कमज़ोर फेज में ये है। ये
4932 लोडेड विद लॉन्ग्स, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स। याद रखिएगा मैं टिप्पणी स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स को लेके कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेसमेंट इसका। हाँ, ये लाजमी है कि कभी ना कभी ये टूटेगा और कूलिंग ऑफ हो सकती है इसमें भी, और इसका 10 डे में परसिस्ट करता है करीब करीब 4690 के आसपास, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो एक कैपिटल गुड्स में से कमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंकों में, पीएसयू बैंकों में यूनियन बैंक ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 200, और जिस तरीके का इंप्रेशन इसके ऑप्शन स्टैट्स नेक्स्ट सीरीज के दिखा रहे हैं, लग रहा है कि प्रिपेयरिंग फॉर मोर, अभी कुछ और की तैयारी कर रहा है। और एक और बात मैं यहाँ पे जो कहना चाहूँगा, इस प्राइस पे मैंने क्यों यूनियन बैंक को मेंशन किया, मई 17 और उसके बाद अक्टूबर 17 ये वो टाइम फेज है जो कि पीएसयू बैंकों के करियर का सबसे नाजुक फेज था, सबसे खराब फेज था। एट 199 ये स्टॉक उस जोन को क्रॉस कर रहा है, तो जिसे कहते हैं एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस, और अपने इतिहास के सबसे बड़े सप्लाई जोन को पार करता हुआ, लोडेड विद लॉन्ग्स एंड विद स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स। दो ये, और बाकी जहाँ तक आईटी का सवाल है अनुज, हर तरफ देखिए, इवन द सेफेस्ट स्टॉक सो फार, आई मीन टेक महिंद्रा, आज उसमें शॉर्टिंग हुई है। टेक महिंद्रा में गजब शॉर्टिंग, कंप्लीट प्राइस डैमेज, 1400 की रेंज को तोड़ा इसने, 1500 1350 की रेंज को तोड़ा इसने, और डोमिनेटेड बाय शॉर्ट्स। और ये अब मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी इसने 6 महीने का बेस तोड़ा है, तो नज़र रखिएगा इस पर, ह्यूज शॉर्टिंग। पर अनुज, निफ्टी आईटी का ये 5% का डैमेज, मैं तो कल ये दिखा था कि एफआईज इंडेक्स बाय करके गए थे, निफ्टी को बाय करके गए थे। ऐसी गिरावट को सेंस कर पाना आपके लिए, मेरे लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए भी बहुत मुश्किल है अनुज, है? ऐसी गिरावट को सिर्फ जो ट्रेंड फॉलोअर्स और ट्रेडर्स होते हैं ना, वो भुना पाते हैं। मैं जैसे नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, वो 2 हफ्ते से जैसे फॉर एग्जांपल आईटी पर शॉर्ट हैं और काट ही नहीं रहे अपनी शॉर्ट पोजीशन, तो और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है ना कि वीरू, मार्केट में आपको कई बार शॉर्ट साइड पर मार्केट बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड देता है। अब सोचिए, कल किसकी हिम्मत हुई होगी शॉर्ट करने की? कल एक समय लग रहा था ना, जबकि इतना तो इंडेक्स ऑलरेडी गिर चुका है, और उसके बावजूद आज मार्केट ने उल्टा, और आपको जबकि, और आज तो मंथली एक्सपायरी है, सबसे ज़्यादा पैसा उल्टा आज बना होगा अगर आप अपने शॉर्ट्स को कैरी कर रहे थे तो, क्योंकि ऑप्शंस में अब ऑब्वियसली एक्सपायरी वाले दिन पे तो आप ले नहीं सकते उस दिन के ऑप्शन, लेकिन आज की कैंडल सबसे बड़ी है, पिछले 4-5 दिन की कैंडल से ज़्यादा बड़ी कैंडल है आज की कैंडल निफ्टी आईटी की। आई थिंक ये जो निफ्टी आईटी में हो रहा है ना, ये सिर्फ एक रनिंग करेक्शन, रूटीन करेक्शन ये नहीं है, ये इस समय बैटल ऑफ सर्वाइवल है। आई थिंक मैंने करीब 10 दिन पहले एक रील बनाई थी कि क्या एआई, एंथ्रोपिक, ये सब इंडियन आईटी को खा जाएंगे। मैंने लिटरली ये वर्ड यूज़ किए थे कि क्या ये इंडियन आईटी को खा जाएंगे। इस समय जो मेन कंसर्न है ना, वो ये है कि इंडियन आईटी इन करंट फॉर्म एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। सिंपल है। अब देखिए, कई लोग कहेंगे कि असली इन्वेस्टमेंट के मौके तभी आते हैं जब इस तरीके का पैनिक हो, व्हेन देयर इज ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तभी आपको बाय करना चाहिए। वो बात सही होती है, लेकिन यहाँ पे सच बताऊँ तो मुझे नहीं पता कि इन कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे इस करंट इस एनवायरनमेंट में। जिस तरीके से जो एंथ्रोपिक, जब IBM जैसा स्टॉक 13% गिर सकता है वीरू, तो मतलब इन्फोसिस फिर क्या है आखिरकार? इसके लिए अभी भी मैं ये कहूँगा, आपको भले ही 10% 15% महंगा लेना पड़े, लेकिन कम से कम एक सर्टेनिटी हो जाए इस चीज़ की कि नहीं, ये बैटल ऑफ सर्वाइवल, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मिल जाए आपको उसके बाद ही। वरना वो तो आप चाहते तो इन्फोसिस 1700 पे भी ले सकते थे, 1500 पे भी ले सकते थे। आज के डेट में आप इन्फोसिस अगर 1200 पे भी लेना चाहेंगे, 1250 पे, तो भी वही सवाल होगा। हु नोस, 2 महीने बाद हम बात कर रहे हो सकता है इन्फोसिस 1100 का स्टॉक हो, कौन कह सकता है। तो इसके लिए आई थिंक अभी इस समय आईटी से दूर रहें। आज मुझे आईटी से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो हमारे बाकी के 3 टायर थे, कम से कम वो तो ठीक ठाक कर रहे थे, आज लग रहा है उनमें भी किसी एक में पंचर हो गया, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत की बात है। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं और श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं जी। अभी जस्ट आपने एक बात कही कि आईटी तो गिरा ही, और लाजमी है इस पे बात करना कि जिस तरीके से 5% का डेंट पड़ा है, क्यों गिरा। लेकिन जो बाकी के 3 टायर्स की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे जिस तरीके से गिरावट आई है आज के सेशन में, सवाल ये कि ये क्यों गिरा। आपने कहा एकदम हमने सोचा नहीं था कि जिस तरीके से मार्केट में आज गिरावट आएगी वो होगी, लेकिन सवाल वही क्यों, ऐसा क्या सेंटिमेंट खराब हो गया मार्केट का जो इस तरीके से बिकवाली हाजिर हुई है? देखिए, कई बार ना फेजेस आते हैं। अब जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, हमारा दिन नहीं था, अब हमें पता था कि अभिषेक नहीं चल रहा है, हमें पता था कि
स्काई नहीं चल रहा है, लेकिन हमें था कि एटलीस्ट कम से कम ईशान किशन तो चल रहा है, वो तो संभाल ही लेगा। कम से कम हार्दिक चल रहा है, वो तो संभाल ही लेगा। उस दिन वो भी नहीं चल पाए। तो आज भी अगर आप देखें तो PSU बैंक नहीं गिरा है इतना, निफ्टी बैंक भी गिरा नहीं है। निफ्टी बैंक भी इनफैक्ट अब तो अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। तो ये सब नहीं गिरे। क्या हो गया ना, जैसे मैं कह रहा हूँ आज सेंटिमेंट वाला दिन है, आज सेंटिमेंट खराब हुआ। अच्छा, एक और चीज़ हुई है आज, एक ओवरनाइट रिस्क वापस ओपन हो गया। अब तक हमारे पास मार्केट में एटलीस्ट पिछले कुछ दिनों से ओवरनाइट रिस्क खत्म हो गया था। हमारा जो सुबह सुबह उठ के डोनाल्ड ट्रंप का फैक्टर वाला रिस्क होता था वो खत्म हो गया था ट्रेड डील के बाद। ट्रेड डील के बाद हमने एटलीस्ट एक फेजेस देखे जिसमें मार्केट के पास ओवरनाइट का रिस्क नहीं था। अभी 2 नए ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गए, एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप वाला और एक वो US ईरान वाला। हालांकि US ईरान में अभी इतना कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, तो आई थिंक ये कुछ कारण हो सकते हैं। वैसे बाय द वे रिकवरी आ रही है मार्केट में अब, और खास तौर से बैंक निफ्टी में, और ठीक ठाक रिकवरी आ रही है। बिल्कुल सर, फिंगर क्रॉस करके बोलेंगे रिकवरी आ रही है। हाँ, अच्छा, मैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स, हाँ वो रह गए थे, वो बता देता हूँ। आज रफ्तार के घोड़े हैं ही नहीं, 2 ही हैं, लेकिन फिसड्डी स्टॉक्स ज़्यादा हैं। तो पहले फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं। सबसे पहले है परसिस्टेंट सिस्टम। आज IT शेयरों में सबसे कमज़ोर और 7% नीचे। चार्ट GPT में हमने इसको इंक्लूड किया था, आज सुबह बात भी हुई थी कि सबसे वीक चार्ट जो है वो परसिस्टेंट का ही है। टेक महिंद्रा आज निफ्टी का टॉप लूज़र है। सिर्फ आज नहीं, इस महीने भी निफ्टी का टॉप लूज़र है। दोनों एक्चुअली, आज और इस महीने दोनों निफ्टी का टॉप लूज़र। और इस महीने 23% गिरा है ये स्टॉक। जी हाँ, 23% स्टॉक गिरा है। और इटर्नल तीसरा स्टॉक, इटर्नल की सफाई भी आई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्केट को डर है वो दीपेंद्र गोयल के रोल को लेकर, और कुछ देर में नूपुर के साथ डिस्कस करेंगे। जो आज 1-2 डेवलपमेंट और हुई हैं, ये गिरा। और एक और स्टॉक दिखाता हूँ आपको, फिजिक्स वाला। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब बिगड़ गई और एक ही दिन में देखिए। आई थिंक आपको याद होगा जब 109 जिस दिन ये क्रॉस ब्रीच कर रहा था, उस दिन हमने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि ये थोड़ा सा रिस्क है यहाँ पर। अब ये लाइफ लो पर आ गया है और अपने हाई से आधा हो गया, ऑलमोस्ट 44% तो गिर चुका है, और 2-3 मतलब और कुछ गिर जाएगा तो आधा हो जाएगा। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स देखिए, घोड़े भी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा चल ही रहे हैं, बहुत तेज़ नहीं भाग पा रहे हैं। उनमें एक है बंधन बैंक, आज बैंकिंग में सबसे मजबूत है। आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में था वैसे बंधन बैंक, थैंकफुली एक तो चला। और उसके अलावा हिटाची देखिए नंबर्स के बाद से इसमें बनवे रैली है, तो उसके लिए ये तो खैर नेक्स्ट लेवल का स्टॉक है। और आज भी देखिए क्या शानदार तेजी है इसमें, 2.7% रिजल्ट अच्छा आए थे। आई थिंक हमने बात की थी, आई थिंक उस दिन हमने बात की थी कि ये नियर टर्म में 25,000 तक जा सकता है। और अगर गैप अप हो, आप गैप अप पर भी चेज़ करें, गैप अप पे भी चेज़ होने की बात हुई थी, तब 21,500 रेट था, वहाँ से 25,000 के करीब आया। तो ये आपको बता रहा है कि एकदम कंप्लीट वन वे बेयर मार्केट नहीं है, ठीक ठाक अगर आप वो मिलेंगे तो स्टॉक अच्छे चल रहे हैं फिर भी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा की है सर आपने, तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर रहा है। हालांकि थोड़ी रिकवरी की साइन है, अभी देखते हैं कितनी टिकाऊ होती है रिकवरी। लेकिन देखिए मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर जाहिर तौर पर सारे आपको आधे से ज़्यादा काउंटर्स दिखेंगे। IT स्पेस से HCL टेक 6.5%, टेक महिंद्रा 7%, इन्फी 4% और इटर्नल। खबर समझेंगे आगे शो में कि आखिर ये टूट क्यों रहा है, 5% से ज़्यादा की गिरावट लूजर्स में शुमार। परसिस्टेंट सिस्टम देखिए 7% लुढ़क गया। LTI माइंडट्री 7%, कोफोर्ज 6% से ज़्यादा, और KPIT टेक ने भी लूजर्स में जगह बनाई है। IT एज ए स्पेस काफ़ी पेन में, लेकिन कुछ काउंटर्स जो चलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे मार्केट में भी। HUL 1% तेजी है, सिप्ला थोड़ी बहुत कोशिश कर रहा है, JSW स्टील 1%, सन फार्मा मामूली बढ़त के साथ इसने गिनर्स में जगह बनाई है। लेकिन वायदा बाजार से अभी हिताची एनर्जी की चर्चा हो रही थी, 3% की तेजी, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। वारी एनर्जीज इसने आज ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई है, 2.5%। इनफैक्ट थोड़े पावर और एनर्जी स्टॉक्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक कर रहे हैं। बंधन बैंक अगेन 3% और टोरेंट फार्मा यहाँ पर 2.5% की तेजी देखने को मिली है। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर ऐसे मूड माहौल में भी थोड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं तेजी की तरफ। लेकिन इस शो में क्या होगा, कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं मार्केट स्मिथ इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, कविता जैन, अमित सेठ और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर नुपुर जैन कुनिया बताएंगे आपको कि IT में इतना दर्द क्यों है। 2:20 पर कंचन नौटियाल बताएंगी टेक्सटाइल शेयर क्यों फोकस में है। 2:30 नुपुर अब जैन कुनिया ही बताएंगे आपको कि इटर्नल ने
इतनी गिरावट क्यों दिखाई है। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी से समझेंगे कि भारतीय एयरटेल में गिरावट क्यों आई है। फिर 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे कि किस तरह एसएमई आईपीओ में निवेशकों का बड़ा नुकसान हो रहा है। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्ढा जी। 3:10 पर जिससे कल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। और 3:15 मिलेंगे जैन कुनिया बताएंगे आपको इनफैक्ट में पुराएंगे और डीलर्स के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स है वो बताएंगे। साथ ही 3:20 पे होगा बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है, शुरुआत करेंगे ट्रेड्स लेने की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। रचना जी के साथ शुरुआत करते हैं आज, क्योंकि आज रचना जी का बनता है लीड लेना। उस सुबह उन्होंने कहा था कि यहाँ से निफ्टी और 150 पॉइंट गिर सकता है, वो गिर गया। तो रचना जी पहले तो उस कॉल के लिए मुबारक। अब बताइए आपकी इस समय की शॉर्ट या लॉन्ग कॉल क्या होगी? जी थैंक यू। एंड इस वक्त तो अब हम लॉन्ग साइड पे प्ले करेंगे। इंट्राडे के लिए 400 पॉइंट्स इतनी हमने गिरावट देख ली है, तो आई थिंक वी आर गुड इनफ फॉर द डे। एंड यहाँ से हम लॉन्ग साइड पे प्ले करने की कोशिश करते हैं। उसमें 2-3 स्टॉक्स हैं, हम एक चूज करेंगे रिलायंस को। रिलायंस में अच्छी खासी तेजी यहाँ से बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। मार्च के फ्यूचर्स को हम चेक करेंगे तो ये ट्रेड करें 1433 के करीब। अगर ये काउंटर थोड़ा सा और सपोर्ट दे ले मार्केट को, तो ओवरऑल मार्केट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होने की वजह से हल्का सा संभल सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे 1420 पे मार्च के फ्यूचर्स। एंड हम अपसाइड पे इसमें टारगेट रख सकते हैं 1445 का। ओके, रिलायंस मार्च फ्यूचर्स आपको बाय करना है, याद रखिएगा। सिंस इट्स बाय कॉल ऑन रिलायंस, ये एक कंस्ट्रक्टिव व्यू दिया गया है। तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया ट्रेड, चाहे वो फ्यूचर्स ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट कॉल हो, एक निजी राय जरूर रखें। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। चोला फाइनेंस में अगर आप देखें तो स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और रिकवरी में आज स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 1704 1704 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1765 1765 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना चाहें तो नेक्स्ट मंथ का, मार्च मंथ का 1720 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 58 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। 48 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपए की टारगेट सेट करने हैं। चोला फाइनेंस निचले स्तरों से रिकवरी और 2% अप है आज के सेशन में। तो खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आ गई है। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ये स्टॉक ऑलमोस्ट एक अपने बेस से अभी बाहर आ रहा है, तो यहाँ पे जगह है ऊपर जाने की। जहां हमने देखा इंडियन बैंक और एसबीआई ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, कैनरा बैंक इज येट टू मेक अ 52 वीक हाई। बट जिस हिसाब से इसकी प्लेसमेंट और जिस हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ प्लेस्ड है, ये अभी एक्सटेंडेड नहीं है और ऑलमोस्ट अपने बेस से ही बाहर आ रहा है। तो इसे बाय करें। 153 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 165 के टारगेट्स रहेंगे कैनरा बैंक में। ओके, कैनरा बैंक का। गावा सर, गुड आफ्टरनून। गावा सर बताइए क्या ट्रेड पिक किया आपने? ध्यान है मेरे पे। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है कोलपैल। कोलपैल बेसिकली इसमें अच्छा बेस बना हुआ है। आज इतनी गिरावट के बाद भी अपमूव मिला है। अगर मार्केट में रिएक्शन आता है तो इसमें एक अपमूव कायम होगा। ट्रेड करें 2219 पर कोलपैल और मेरे ख्याल से स्टॉप होगा 2213 का। यस, अपमूव ऑन है टू मे बी अराउंड 2240 कोलगेट पाल्मोलिव। ओके, कोलगेट 2221 आपका बाय कॉल है। कविता जी के पास चलते हैं उनके ट्रेड के लिए। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड पीएसयू बैंक से है और अपार्ट कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया भी काफी अच्छा लग रहा है। अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस पर दोबारा अब एक सपोर्ट रीटेस्ट करने आया है। मुझे लगता है 175 हायर टाइम फ्रेम चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। अपने राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने। अपसाइड मूव 178 180 फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। वन कैन गो लॉन्ग ऑन बैंक ऑफ इंडिया। स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 172 का। बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू बैंकिंग स्पेस से दूसरा काउंटर आया। यहाँ पे खरीदारी की राय कविता जी की तरफ से आते हुए अरुण कुमार मंत्री जी भी अब जुड़ रहे हैं शो में। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए इस वक्त की ट्रेड क्या होगी? श्रेया जी, गुड आफ्टरनून। अगेन शॉर्ट साइड के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लग रहा है काफी स्टॉक्स में शॉर्ट रोल ओवर हुए हैं, तो HAL को शॉर्ट करने की सलाह है। मार्च का जो फ्यूचर है 3975 के आसपास चल रहा है। स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है 4050 के नीचे
मुझे लग रहा है ये स्टॉक 3800 की तरफ बढ़ सकता है। तो HAL को शॉर्ट करने की सलाह है। 4030 का मार्च के कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे में 3820 तक के टारगेट्स HAL में आ सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे HAL को सेल करके चल सकते हैं। ओके, HAL को पोजिशनल बेसिस पर सेल करके चल सकते हैं। सॉरी श्रेया, आप कुछ कह रही थी, रिकैप कर रही थी? नहीं रिकैप कर लीजिए। हाँ, हैल शॉर्ट करना है यहाँ पे अरुण जी की तरफ से ये ट्रेड आती है। अच्छा, एक ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि एक ही सेल साइड की ट्रेड आई है, बाकी सभी बाई साइड की ट्रेड आई है। एक फटाफट से रिकैप ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस देख पाएं। रचना जी ने रिलायंस को चुना है खरीदारी की राय, 1445 के टारगेट देख रही हैं वो, 1420 का लगाना है स्टॉप लॉस। डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस पे अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ले। अब मानस जी ने कहा है कि चोला फाइनेंस यहाँ से अच्छा कर सकता है, उसके टारगेट और स्टॉप लॉस आएंगे आपके स्क्रीन पर। खरीदारी की राय 1760 के टारगेट देख रहे हो, वो 1704 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, और एक बार ऑप्शन वाला भी रख दीजिएगा स्क्रीन पर टारगेट। और ओके, फिर अमित सेठ जी ने सुझाया कैनरा बैंक, PSU बैंकिंग स्पेस में दमखम नजर अभी भी आ रहा है, तो 165 के टारगेट देख रहे हैं वो खरीदारी की राय है ऑब्वियसली, और 153 का स्टॉप लॉस लगाना है। गावा सर कह रहे हैं कि कोलगेट में अच्छा मूव है आज के सेशन में और यहाँ से और बढ़ सकता है, तो 2240 के टारगेट के लिए आप इसे चेज कर सकते हैं। 2213 का लगाना है स्टॉप लॉस। कविता जी कह रही है कि कैनरा बैंक के अलावा PSU बैंकिंग स्पेस में बैंक ऑफ इंडिया भी उनको भा रहा है, तो 180 की टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। 172 का लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन अरुण जी कह रहे हैं कि कई सारे स्टॉक्स में शॉर्ट के अभी मौके हैं, तो हैल को शॉर्ट कीजिए यहाँ पे। कल के भारी गिरावट के बाद आज भी गिरावट कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर, तो 3800 के नीचे के टारगेट है, 4030 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो? मयूरेश जी, कई सारे स्टॉक्स में भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी होगा, अब तो हाई साइड से काफ़ी टूटे हैं, तो ऐसे में कौन से स्टॉक्स हो जाएंगे? गुड आफ्टरनून, आपको स्वागत है। आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून अनुज जी, वीरू जी एंड एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक एक मिक्स ऑफ सेक्टोरल रोटेशन चल रहा है। आई थिंक सिलेक्टिवली आई थिंक पावर स्ट्रोक इंफ्रा, ये स्टॉक्स में अभी भी मोमेंटम बरकरार है। BFSI में सिलेक्टिवली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मोमेंटम बरकरार है, और थोड़े कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में मोमेंटम बरकरार है। व्हेन मार्केट्स प्रॉब्ली गो थ्रू वॉलेटाइल फेज, कंज्यूमर स्टेपल्स और डिस्क्रिशनरी दोनों वापस फोकस में आते हैं। तो हमें लगता है आई थिंक CCL प्रोडक्ट्स, ये एक स्टॉक हमने हमारे स्विंग पोर्टफोलियो में ऐड किया है कुछ 2-3 हफ्तों पहले। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है वियतनाम फैसिलिटी की, फ्रीज ड्राइज कैपेसिटी के लिए, कॉफी की कैपेसिटी के लिए, ये आई थिंक विल केटर टू दी यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स, क्योंकि ड्यूटी रैशनलाइजेशन हो रही है। दिस इज व्हाट इज प्रिज्यूम्ड एट 15% एटलीस्ट अगले 5 महीनों के लिए। कहीं ना कहीं आई थिंक एक स्थिरता एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड एज फार एज यूएस इज कंसर्न। बट एनीवे, इनका जो डिवर्सिफिकेशन है अक्रॉस यूरोप इज आल्सो प्रीटी लार्ज। जो इनका B2C ब्रांड है कॉन्टिनेंटल कॉफी, दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेरी वेल। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी रही है, मार्जिन्स में एक स्थिरता हमने देखी है, इनपुट कॉस्ट काफी स्टेबल हुए हैं। जो कॉफी बीन प्राइसेस आउट ऑफ द रूफ गए थे 1 वर्ष पहले, वहां पे हमने स्टेबिलिटी देखी है, और इसके वजह से हमें लगता है आई थिंक वॉल्यूम लेड प्राइसिंग ग्रोथ ये कंटिन्यू रह सकती है CCL प्रोडक्ट्स के लिए गोइंग वेल इनटू Q4 एंड वेल इनटू द फर्स्ट हाफ। GST रैशनलाइजेशन ऑब्वियसली एड करेगा रिटेल रेवेन्यूज, मार्जिन्स और ओवरऑल बॉटम लाइन ग्रोथ। तो हमें लगता है जैसे हम रेटिंग रैंकिंग्स देखते हैं मार्केट्स में, इंडिया में एक लीडरशिप पोजीशन वाला स्टॉक है डिस्क्रिशनरी स्पेस में, CCL प्रोडक्ट्स इज समथिंग दैट वी आर होल्डिंग इन आवर स्विंग पोर्टफोलियो। क्लियर डिस्क्लेमर, क्लाइंट्स के पास ये पोजीशन हो सकती है, मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक में बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे की। आज का ही क्या, इस पूरे महीने का एक्सीडेंट है निफ्टी IT। एक बार वापस निफ्टी IT दिस मंथ लेकर आइए, 23% इंडेक्स। ये तो खैर आपको 1 महीने का दिखा रहा है, क्योंकि 1 महीने में हाँ करीब अब 22%। 2008 के बाद की सबसे बड़ी मंथली गिरावट क्यों आई है, नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली डबल डेंट कह सकते हैं, क्योंकि कल एंट्रोफिक का एक केस बना था और सुबह एक वायरल हुई पोस्ट, सिट्रिनी की जो रिपोर्ट आई थी रिसर्च। एक्चुअली ये रिसर्च हाउस देखे तो जैसे हमारे इंडिया में ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं जो रिपोर्ट्स निकालती है, वैसे ही ये एक रिसर्च हाउस है जिसने एक रिपोर्ट निकाली है 2028 ग्लोबल इंटेलिजेंस क्राइसिस की, और इसकी वजह से एक डबल इम्पैक्ट जो है आज IT स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। भारी गिरावट के साथ कारोबार फिलहाल आपको नजर आएगा। 2008 के बाद हमने देखा है
कि मंथली बेसिस पे 20% 22% की कमज़ोरी यहाँ पर आती हुई दिखी है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इतनी वायरल हो रही है कि आज सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्लियरली रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि 2027 तक TCS, इन्फोसिस और विप्रो के जितने भी बड़े ऑर्डर है वो शायद रद्द हो सकते, इसका पूरा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा रहा है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल है, आउटसोर्सिंग जो की जाती है ह्यूमन कोडिंग, उसकी पूरी तरह से रिप्लेस करता हुआ दिखेगा। तो इतनी इस रिपोर्ट में ये जो सामने आई है खबर, उसके बाद से लगातार और भी कमज़ोरी IT स्टॉक्स में देखने को मिली है। हालांकि कल डेफिनेटली US के बाजार में भी कमज़ोरी थी। एंट्रोपिक का जो नया टूल है उसकी वजह से कोबेल जो IBM का एक प्रोडक्ट है, काफ़ी मेन कारोबार वहाँ से आता है, उस पर भी उस पर बड़ा इम्पैक्ट होने के चलते IBM के शेयर में कल हमने देखा था कि कमज़ोरी आती हुई दिखी। तो लगातार चिंताएं AI से जो है वो जुड़ी हुई है, लेकिन जो आज ये वायरल पोस्ट हुआ है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो प्रोडक्ट IT रिलेटेड सर्विसेज है जो देती है, जैसे कि पर्सिस्टेंट हो गए, LTI माइंडट्री, कोफोर्ड, ये सारी कंपनीज ज़्यादा फोकस में। तो ये रिपोर्ट कह रही है कि 2027 तक जरूरत नहीं होगी इन सॉफ्टवेयर्स की। बिल्कुल भी, जो ट्रेडिशनल सर्विसेज है जहाँ पे ह्यूमन कोडिंग होती थी वो पूरा रिप्लेस हो जाएगा और यही सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं IT कंपनीज के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत ही नहीं होगी इस, और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए करते हैं। तो ये तो मतलब एक तरीके से हम एज अ कंट्री बहुत बड़ा नेगेटिव है अगर ये सच हो गया ना, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब जनरेशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो सब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ही जॉब्स होते हैं। ये एंकर्स को तो नहीं रिप्लेस करेंगे ना, सो ये AI टूल, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना उन्होंने, रिपोर्ट में तो नहीं कहा है सर। लेकिन TCS जो सबसे ज़्यादा आप कह रहे थे सबसे ज़्यादा हायरिंग वही करता है, उसका नाम क्लियर लिखा है इस रिपोर्ट में। हाँ, TCS का नाम लिखा है क्लियरली, और TCS में खैर काफ़ी बड़ी गिरावट भी है। शुक्रिया नूपुर। अब देखते हैं मार्केट आगे किस तरीके से इसको अप्रोच करेगा। लेकिन गाबा सर, ये इस तरीके से अगर हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर कल को, मतलब आपको हमको भी सोचना पड़ेगा कुछ, है ना? मैं आपका कमेंट सुनकर मन में हो रहा था कि हमारा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, मेरा भी सोच रहा था मेरा क्या होगा। अरे गावा सर, आपने तो जो बनाना था सब बना लिया, अब तो क्या, आप तो सिर्फ शौकिया काम कर रहे हैं ना, हमको तो फिर भी अभी थोड़ा सा घर बार संभालना है ना वीरू? बिल्कुल। घर बार संभाल के कविता जी और ह्यूमन टच, कविता जी और प्रकाश जी तो सेट है। प्रकाश सर तो सेट है, प्रकाश सर तो सेट है, प्रकाश सर तो मजे ले रहे हैं यहाँ पे, है ना? और कविता जी के इंदौर में बहुत सारे आउटलेट्स हैं, वो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बजट पे सबके लिए वो मिठाई लेके आई थी, बस रह जाएंगे हम सारे जितने विंडो बचे हुए हैं, है ना? मनस, लेकिन आपका विकल्प क्या रहेगा? मान लीजिए कि अब ऐसे में ट्रेडर कहाँ रहेंगे? ऐसे मजाक में कह रहा हूँ, कोई विकल्प नहीं है। वैसे वीरू एक बात बताऊं मैं वैसे सच बताऊं तो देखिए क्या क्या कर सकता है ना AI, इसका अगर आपको एग्जांपल चाहिए ना, दिन में 1 घंटा बिताइए। मैंने चैट GPT का प्रोफेशनल वाला टूल लिया हुआ है, जो मंथली उसमें कुछ आप फीस पे करके नो रिस्ट्रिक्शन वाला। मतलब आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करिए कि इससे मैं और क्या निकाल सकूँ, वो आपको बना के दे देगा वो। मतलब अगर आप सपोज करिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको उस परफेक्ट 3 दिन की आइटिनरी विद फेयर ये सब, कुछ समय बाद आई थिंक ये आएगा, ये आपकी टिकट भी बुक कर देगा। मतलब आपको ट्रैवल एजेंट की भी शायद ज़रूरत ना पड़े, ये करके दे देगा आपको। ऑलरेडी हो भी रहा होगा, आई थिंक कुछ AI एजेंट्स कर भी रहे होंगे ये मेरे ख्याल से। तो आई थिंक डिसरप्शन रियल है। ये स्टॉक प्राइस वरना इस तरीके से नहीं गिरते हैं जिस तरीके से स्टॉक प्राइस गिरे हैं। गाबा सर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ गाबा सर। टिकट तो ले तो ठीक है, खुद नहीं चले जाए, बस उतना जरूरी है, हमको भेज दे। पर एक आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, लेकिन जो फीड पे आ रही है, जो रिसर्च बता रही है, जैसा हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर, वैसे AI एजेंट्स अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं और वो ह्यूमन को लेकर बात कर रहे हैं, ह्यूमन के पे कंस्पायर कर रहे हैं। अपना जैसे अपना रेडिट वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उनका है, उस पर AI एजेंट्स ने अपना रिलीजन बना लिया है और बोल रहे कि ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जो ह्यूमन ना समझ पाए। तो इतना तक तो कर रहा है सर, कॉन्शियसनेस आ रही है गाबा सर, दिक्कत हो रही है यहाँ पर। मैं गया था स्पीति लास्ट वीक,
ऐसा नहीं, मेरे बदले वो चला जाए, दिक्कत उस बात की और कुछ नहीं। हाँ, एक मैं आपको एक बताता हूँ। मैं परसों ना एक मीम देख रहा था कि दिस इज डीप और करके किसी ने एक फोटो डाली हुई थी कि प्लीज रिमूव एवरी अदर ह्यूमन फ्रॉम दिस पिक्चर। कोई बताओ ना, आप अपनी पिक्चर डालते हैं, पीछे बहुत लोग होते हैं, आप लोग तो उसको हटा दें। तो ये फ्यूचर की बात बता रहा है कि 2040 में किसी ने फोटो डाली कि प्लीज रिमूव एवरी अदर ह्यूमन फ्रॉम दिस पिक्चर, और उसके बाद जो दूसरी पिक्चर है ना वो वही है। नहीं सुनो ना, वो उसमें वही सब लोग खड़े हुए हैं, तो उसमें लिखा होता दिस इज डीप। मैं सोचा ये है क्या, समझ नहीं पाया। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो पिक्चर ये कह रही है कि 2040 में ये सारे के सारे ह्यूमंस को ना, इनको रोबोट्स रिप्लेस कर चुके होंगे बेसिकली। तो वो सारे ह्यूमंस नहीं है, वो रोबोट्स हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं बेसिकली। तो वो ये कहना चाह रही थी वो बेसिकली। पर मयूरेश कुछ कह रहे हैं, शायद मयूरेश स्टॉक्स बाय कर रहे हैं इस समय इस वीकनेस में आईटी के। क्यों मयूरेश? मैं कह रहा था कि श्रेया ने एआई एजेंट का, मैं कल वो लेटेस्ट सीरीज नाइट एजेंट का देख रहा था और मैं ये सोच रहा था कि अगर एआई ने रिप्लेस किया तो रिसर्च के अलावा कुछ आता नहीं है, तो फिर मैं रॉ वॉई ज्वाइन कर लूँ। ये अच्छा ऑल्टरनेटिव दे दिया मेरे जी ने। नहीं, लेकिन अगर आपको एआई नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नीड ऑफ द आवर। हाँ, नीड ऑफ द आवर है। कोई मैंने भी 21 डेज का एक प्रोग्राम है, मैंने भी सोचा है कि अब सीखूंगा। हाँ बिल्कुल जरूर सीखिएगा जरूर। और सिर्फ सीखना नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, तो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। खैर आईडीएफसी, हाँ मीनवाइल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे एक न्यूज़ आ रही है। अब मैं इसमें एक चीज़ बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों चले। वो कह रहे हैं कि राज्य सरकार को 578 करोड़ रुपए वापस मिल गए हैं। अब ऑब्वियसली देखिए, सरकार का पैसा थोड़ा ना जाएगा, आम आदमी हो ना, उसका पैसा अटक जाएगा। आम आदमी, अगर ये आम आदमी का पैसा हो, ये तो 578 करोड़ है, आम आदमी का तो 578 रुपये होगा, तो वो उसको वापस लेने में साल लग जाएंगे, ठीक है ना। सरकार का तो पैसा वापस मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पैसा देगा कौन? पैसा तो आईडीएफसी बैंक ही भरेगा। इस चीज़ को समझ लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्राइसिस खत्म हो गया। अगर इस वजह से आप स्टॉक को बाय कर रहे हैं तो प्लीज़ ये बात समझ लीजिए कि नहीं, ये बैंक के ऊपर तो चपत है, बैंक के साथ तो फ्रॉड हुआ है, एम्प्लॉयज़ ने किया जिसने मर्जी किया है। तो इस रैली में मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये, हाँ सरकार का पैसा वापस आ गया, सरकार का पैसा तो वापस आना था, वो कौन सा कोई बैंक थोड़ा मना कर सकता है, कह सकता है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सॉरी फ्रॉड हो गया, अब आपके पैसे गए। आप कह सकते हैं सरकार को, हमें मुझे कह सकते हैं। हमारा अगर 15,000 रुपये होता, बैंक हमें कह देता, मैं सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी बैंक की बात कर रहा हूँ, बैंक कह देता कि सॉरी आपका पैसा फ्रॉड हो गया, अब आप इंश्योरेंस से ले लीजिए या जैसे भी कर लीजिए, अब हम तो नहीं दे पाएंगे, या फिर आप आरबीआई चले जाइए। सरकार को थोड़ा आप कह सकते हो, सरकार को तो आपको देना पड़ेगा, और सरकार को आप नहीं दोगे, सरकार दूसरे तरीके से ले लेगी। वो तो उसको, सरकार को तो पता है कैसे लेना है पैसा, उनका पैसा थोड़ा जाएगा। तो इसके लिए इसमें खैर कोई डाउट नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अब कैश कॉल ले लेते हैं। कैश कॉल्स लेंगे हम गावा सर से, कविता जी से और अमित जी से। तो गावा सर बताइए आपकी कैश कॉल। मेरा ध्यान है इस वक्त शेफलर में, शेफलर इंडिया। शेफलर 4100 पर ट्रेड कर रहा है। सेटअप के हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव हुआ है 6-7 दिन से, और मेरे ख्याल से कायम है। ट्रेड कर रहा है 4100, स्टॉप लगाएंगे 4050 का, 50 रुपए का स्टॉप है, करीब 4850 का। मेरे ख्याल से टारगेट होना चाहिए 4200 शेफलर। ओके, शेफलर इंडिया आपकी पहली कैश कॉल। उसके बाद एक बार लिखे आइए कविता जी को। कविता जी बताइए आप कैश कॉल में क्या पिक करेंगे? तो एस्कॉर्ट्स में मूव बनते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स 3557 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। अपसाइड मूव जो दिखता है वो 3620 3630 तक ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, वेयर 100 EMA इस काउंटर का प्लेस्ड है। सो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3520 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप एस्कॉर्ट्स पर एक बाय ट्रेड दे सकते हैं। स्कॉट्स को बोटा, ये कविता जी को पसंद आ रहा है कैश में। अमित जी आपके पिक कैश में? जी शेयर जी, मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ जाऊंगा। लास्ट वीक भी यही दिया था कैश में। यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, लगभग 7150 का इसका प्राइस है। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस होगा हमारा 69 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 76 के। ओके चलिए, तो ये इस समय कैश कॉल्स एक आधी छुपने की जगह है मार्केट में, इसके अलावा ज़्यादा जगह है नहीं। 25,400 पर निफ्टी इस समय, बैंक निफ्टी करीब 61,027 पर। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। एक बार जरा आप लेकर आइए HDFC लाइफ, क्योंकि हम इतना ज़्यादा सिर्फ निफ्टी आईटी कर रहे हैं कि बाकी और वीकनेस शायद हमें दिखाई नहीं दे रही है। HDFC लाइफ वीक है,
ट्रेंड लेकर आइए एक बार। ट्रेंड में एक अच्छी खासी रैली हुई थी वैसे रिसेंटली, पिछले अपने लो से इस महीने करीब 4% चला है स्टॉक का, लेकिन आज फिर ट्रेंड में गिरावट आ गई। आइशर मोटर्स भी गिरा आज, तो आइशर मोटर्स जबकि अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये भी गिरा। SBI भी गिरा आज, तो क्लियरली आज थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर भी है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग क्या है, JSW स्टील में स्ट्रेंथ है थोड़ी सी, ये स्टॉक अभी भी लाइफ टाइम हाई के करीब है। इस मार्केट में भी ये स्टॉक इस समय आपको थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई के करीब दिखाई देगा। और टाइटन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, टाइटन में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई देगी। चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं टेक्सटाइल स्टॉक्स की। आज टेक्सटाइल स्टॉक्स काफ़ी वीक हैं, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं। कल भी अगर आप देखें तो गोकुलदास जहाँ खुला वहीं टॉप बना था, और ये बात हुई भी थी कि टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए एक्चुअली इंक्रीमेंटल खबर जो है वो टैरिफ वाली नेगेटिव थी, लेकिन आज एक और फैक्टर है जिसकी वजह से ये टेक्सटाइल स्टॉक्स गिरे। कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। जी गुड आफ्टरनून। बेसिकली डीजीएफटी ने रोडटेप एक्सपोर्ट का जो इंसेंटिव है उसको 50% तक घटा दिया गया है। जितनी भी हम एचएस कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे जो 50% हमें डिक्रीज देखने को मिला है इंसेंटिव में, वो अब इमीडिएटली हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, होम टेक्सटाइल की बात कर लीजिए, गारमेंट्स की बात कर लीजिए, या फिर यार्न गारमेंट्स की बात कर लीजिए, यहाँ पे हमें दोहरी मार पड़ती हुई दिखाई दी है। बिकॉज इससे पहले अगर हम बात करें बजट की, तो वहाँ पे भी जो एलोकेशन है उसमें हमें 50% का जो रिडक्शन है वो देखने को मिला था। और इसके अलावा अगर हम दूसरा फैक्टर देखें, जैसे कि आपने मेंशन भी किया कि जो ट्रंप है उन्होंने तो टेक्सटाइल सेक्टर को काफी ज्यादा दुखी काफी लंबे टाइम से किया हुआ है, तो दोहरी मार यहाँ पे पड़ती हुई आई है। देखिए, जो रोडटेप है वो इंपॉर्टेंट क्यों है उसको एक बार समझ लेते हैं। एक्सपोर्ट के जो इंसेंटिव है उससे अच्छा खासा मार्जिन को एक सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे इंसेंटिव कम हो जाते हैं तो कंपनी की जो कॉस्ट है वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। ग्लोबली जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी हमें कम होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस चीज का नंबर्स में कंपनी के, तो माना यह जा रहा है कि आने वाले टाइम पे जो EBITDA है वो करीबन 6% से लेके 25% तक हमें घटता हुआ दिखाई दे सकता है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करी जाए तो वहां पे भी 7 से 30% की गिरावट जो है वो एक्सपेक्टेड इस टाइम पे दिखाई दे रही है। उसके बाद ये जो दो रीजन है टेक्सटाइल सेक्टर पे काफी भारी पड़े हैं। ये दो रीज़न अगर आप देखें टेक्सटाइल स्पेस पे काफ़ी भारी, और इनफैक्ट हम कल से बात भी कर रहे थे। आई मीन जब मंडे मॉर्निंग बाजार खुला, ये तो क्या देखिए इंसेंटिव वाली बात थी, जब यूनिफॉर्म टैरिफ्स हो गए ग्लोबली 15% के, कल मैं खुलते ही साथ रिएक्शन देख रहा था तमाम टेक्सटाइल स्टॉक्स का, एक नेगेटिव रिएक्शन था। अच्छा, जिनके पोर्टफोलियो में है या फिर एक मिड टर्म अप्रोच अब टेक्सटाइल स्टॉक्स पे, मयूरेश या आपकी क्या है? वो आपके पास एक एज था, डील अनाउंसमेंट होते ही साथ वो बांग्लादेश की जब डील अनाउंस हुई उसके बाद वो कुछ हद तक नलीफाई हो गया, क्योंकि उनको जो यार्न एक्सपोर्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं वो यूएस से सीधे अगर आप देखें वहाँ पे उनको टैक्स रिलीफ मिल रहा था, एंड देन सडनली 15% यूनिफॉर्म टैक्स टैरिफ ग्लोबली। टेक्सटाइल इस बीच में आपको लग कैसा रहा है इस वक्त? एक रिकवरी पाथ जो था वो फिर डिस्ट्रॉय हो गया, फिर अगर आप देखें वो खराब हो गया। टेक्सटाइल पे व्यू आपका बना ये मयूरेश? आई थिंक इट्स गोइंग थ्रू अ बहुत चॉपी टाइम से, क्योंकि जैसे न्यूज फ्लो आ रहा है वैसे आई थिंक ये स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियसली एक अजम्पशन ये है कि जो 15% का टैक्स लगाया ट्रम्प साहब ने, ये 5 महीने तक लगेगा, बिकॉज सेक्शन 122 क्लियरली कहता है कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई तो 5 महीने तक रख सकते हैं। कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं है एज वी स्पीक, और इसलिए आई थिंक इवन इफ इट एक्सटेंड्स फॉर 5 मंथ्स, उसके बाद इफ इट रिमेन स्टेटस को, तो यस कॉम्पिटिटिव रहेगा कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर कॉम्पिटिंग नेशंस। बांग्लादेश हुआ, वियतनाम हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल्स हैं, APR हुआ, वर्धमान हुआ टू अ लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि इनके पास यार्न से फैब्रिक एक पूरा प्रोसेस इन हाउस है, कहीं ना कहीं आई थिंक कॉस्ट कंट्रोल थोड़ा रिलेटिवली बेहतर रह सकता है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेकंड हाफ जैसे सारी चीजों पे एक नियंत्रण या कंट्रोल होपफुली आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड प्लेयर शुड परफॉर्म रिलेटिवली बेटर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। इसके साथ भी जो इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज है एज एन एग्जांपल, इन्होंने ग्रीनफील्ड फैसिलिटी वर्जीनिया में की है पिलो केसेस के लिए। दे आर आल्सो प्रोबब्ली डूइंग सम एलिमेंट ऑफ एक्सपेंशन एज फार एज ब्राउनफील्ड कैपेसिटी इज कंसर्न्ड यूएस मार्केट में ही। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो इम्पैक्ट हो सकता है वो रिलेटिवली लेसर हो सकता है फॉर अ प्लेयर लाइक इंडोकाउंट। और नंबर्स आई थिंक जैसे आए हैं काफी प्लेयर्स के लिए, हमें लग रहा था कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रेशन होगा, पर इतना कॉम्प्रेशन हुआ नहीं। तो आई थिंक इंटीग्रेटेड प्लेयर्स पे ध्यान रखें, जिनके पास इंटीग्रेटेड प्लेयर्स, थोड़ा पेन से गुजरना पड़ेगा, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन आई थिंक सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी आ रही है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं एक और लूजर की स्टॉक में। इटर्नल 5% नीचे है, और
अगर आप देखें तो 3 महीने में करीब 16% गिरा है। ध्यान रखिएगा ये 1 महीने में आपको जो माइनस 1.8% दिखा रहा है उसमें 1 फरवरी वाला दिन है जिसमें 1 या 2 फरवरी वाला जिसमें वो 10% ऊपर भागा था स्टॉक। और अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट लेकर आएंगे तो उसमें वो आपको अपटिक दिखाई देगी। उसके बाद ये लगातार वन वे नीचे आया है। क्यों? नूपुर से समझ लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल सर, पिछले हफ्ते से लगातार CNBC आवाज़ आपको ये स्टॉक पर हाईलाइट कर रहा है कि क्यों इसमें गिरावट बनी हुई है। पिछले 5 दिन में देखें तो 11% से ज़्यादा की कमज़ोरी नज़र आएगी। इनफैक्ट 52 हफ्तों के जो ऊपरी लेवल्स है वहाँ से ऑलमोस्ट 31% ये स्टॉक फिसल चुका है। अब बाज़ार में एक डर बना हुआ है कि क्या दीपेंद्र गोयल साहब का जो फोकस है वो अपने सिर्फ नए कारोबार पर है। अब इसका जवाब थोड़ी देर पहले दीपेंद्र गोयल साहब की एक ट्वीट आई है, उससे आपको कुछ इंडिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर वो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा जो उनके नए इनिशिएटिव्स है, चाहे वो टेम्पल का कारोबार हो या एरोस्पेस से रिलेटेड कारोबार हो, उस कारोबार पर ही लगातार वो फोकस करते हुए दिख रहे। पहले जो ट्वीट्स होती थी वो जोमेटो से रिलेटेड होती थी। अब लगातार पिछले कुछ समय से उनके जितने भी नए निवेश की कंपनीज है उस पर ही फोकस उनका नज़र आ रहा है और ये शायद सबसे बड़ा डर बाजार के लिए हो सकता है। जनवरी के महीने में उन्होंने CEO का पद भी छोड़ा था जब कंपनी और अब से वाइस चेयरमैन के तौर पर वो काम करते हैं। उनके पास सिर्फ 3.83% हिस्सेदारी है। एक और सवाल यहाँ से उठता है कि क्या इन नए कारोबार की फंडिंग वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर करेंगे या कैसे होगा, क्या होगा आगे जाकर। इस पर हाल फिलहाल में जेफरीज ने एक रोड शो किया जहाँ पे मैनेजमेंट ने क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि फिलहाल अभी कोई भी प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे स्टेक सेल के थ्रू नहीं होगा आगे चल के, लेकिन बाजार इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब सर अगर इसकी टाइमिंग देखें आप, जिस समय ये गिरावट आ रही है उस समय दूसरे प्लेयर्स जो है वो कंपटीशन लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जेप्टो की बात करें, जल्द ही इसका IPO आते हुए दिखेगा। अगर उसकी वेबसाइट पे या उसकी ऐप से आप ऑर्डर करते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता। इनफैक्ट इलारा की तो रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंस्टामार्ट और जेप्टो पे जो चीज़ें वो 3 से 4% सस्ती है कंपेयर टू ब्लिंकिट। अमेजॉन नाउ, अमेजॉन फ्रेश हो या फिर फ्लिपकार्ट की मिनट्स हो, ये भी लगातार यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इनका भी फोकस क्विक कॉमर्स पे बना हुआ है और मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो बर्न करने के लिए फिलहाल ये कंपनीज भी तैयार हैं। टाइमिंग ऐसी है कि दीपेंद्र गोयल साहब का जो फोकस है वो लगातार दूसरे इनिशिएटिव्स पर बनते हुए नजर आ रहा है और साथ में जो दूसरे प्लेयर है उनसे कंपटीशन क्लियरली मार्केट में नजर आ रहा है। तो डर बना हुआ है मार्केट में, क्या यहाँ से अब और गिर सकता है इटर्नल? अब यही सवाल है। यही सवाल है और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं अनुज। जैसे कि अभी नुपुर कह थी, एक तो बहुत ही कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। इटर्नल की अब तक की पूरी ग्रोथ स्टोरी गोयल साहब की शेडो में आई थी, परछाई में आई थी और सडनली बाजार ये फील कर रहा है कि जनाब आप अपने दूसरे डेस्टिनेशन वेंचर्स पे फोकस कर रहे हैं, कैश यहाँ से ले जाएंगे आप, क्या अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग को ट्रिम करेंगे। सडनली एक इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस होता है ना विषय में शेक होता है। क्या ये उसी का रिस्पॉन्स है? बिल्कुल वीरू, मैं सच बताऊँ ना, मैं पिछले हफ्ते छुट्टी पर था, तब नूपुर ने मुझे एक्चुअली भेजा भी था ये कि ये रिस्क ओपन हो रहा है। तो मैंने कहा था कि थोड़ा सा इसमें हमको कैविएट करना होगा, केयरफुल रहना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन देखिए, मैं लाइफ में एक चीज़ में बिलीव करता हूँ, अगर धुआं उड़ा है तो कहीं तो आग लगी है। सिंपल है। बिल्कुल। तो मतलब मार्केट पागल नहीं है जो इस तरीके से कर रही है। और अब कितना स्टेक है दीपेंद्र जी का? 3.8% के करीब है। और क्रेडिट टू हिम, मतलब देखिए पर्सनल ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक शानदार कंपनी खड़ी की गई है और एक बहुत ही शानदार एंटरप्रेन्योर है वो। और कई बार एक सीरियल एंटरप्रेन्योर को लगता है कि यार अब एक सीरियल एंटरप्रेन्योर क्या करता है? आपको याद है जैसे रॉनी स्क्रूवाला हुआ करते थे वो, मैं थोड़ा सा एक अलग उसमें जा रहा हूँ, लेकिन एक कंपनी को मैच्योर होके उसके बाद वो उसको बेच देते थे और उसके बाद एक नई कंपनी की वो कवायद करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वही करेंगे, लेकिन इतना पैसा बनाया है आज की डेट में। कितना जोमेटो का मार्केट कैप अभी भी 3 लाख करोड़ तो होगा मेरे ख्याल से, कितना ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के करीब है। और उसमें से अगर 3-4% के करीब है, पूरा ना भी बेचें तो भी अगर मान लो 1% भी बेचकर अगर उसमें वो कुछ और बड़ा करना चाहें तो वाई नॉट। और किसी ने एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हर कोई चाहता है कि हम भी जैसे दुनिया में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, एलन मस्क हैं या कोई और हैं, उनके बराबरी का अगर करना चाहें तो फिर वो स्टार्टिंग कैपिटल कहाँ से आएगी वो? तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मार्केट के थॉट्स एंड फियर्स हैं फुल्ली जस्टिफाइड हैं। और ये कहीं ना कहीं अब ऑब्वियसली इसमें एक होता है कि क्या उनका स्टेक सेल होगा,
और एक है कि क्या वो अब इससे बिजनेस से पूरी तरीके से अपने आप को पीछे खींच लेंगे और बाकी चीज़ों पर ध्यान देंगे। आई थिंक जो भी है, लेकिन अगर बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है ना तो ये वाली जो गिरावट है इसमें इवेंचुअली बाइंग आ जाएगी। लेकिन दिक्कत क्या है ना, इटर्नल के साथ इतना महंगा हो गया है ना अभी ये स्टॉक। देखिए 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है अभी भी। आई थिंक वो मनीष सुखानी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी मेरी कि अगले 7-8 साल के प्रॉफिट अगर इसी स्पेस पर चलते रहे तब जाके ये मार्केट कैप जस्टिफाई होगा। तो खैर एनीवे अभी तो खैर ये सब कयास ही लगाने की बात है, लेकिन जो भी है अब मार्केट को तो लग रहा है कि ये रिस्क है। मयूरेश, आप क्या करेंगे इस समय इटर्नल में? आई थिंक हम न्यूट्रल है काफी समय से, और हमें लगता है आई थिंक जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है दिस इज हियर टू स्टे, और वो कहीं ना कहीं आई थिंक एक इम्पैक्ट लाएगी। जो कोर डायनामिक्स है, यानी जो कोर नंबर्स हैं या मेट्रिक्स हम देखते हैं, वो क्विक कॉमर्स हो या फूड डिलीवरी हो, ये दोनों बिजनेसेस पे वॉल्यूम्स भले रहेंगी, बट आई थिंक ओवरऑल जब हम प्रॉफिटेबल ग्रोथ या पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे जो एक कंसिस्टेंसी ड्रॉ करना चाहेंगे, वहां पे थोड़े आई थिंक एक क्वेश्चन मार्क्स रेज हो सकते हैं, प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी, और जो नए प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी लेके आएंगे। सो दे विल हैव टू इवॉल्व इन वेरियस सब मार्केट्स, माइक्रो मार्केट्स, प्राइसिंग को लेके, स्ट्रैटेजिक फिट को लेके। डार्क स्टोर एक्सपेंशन शुड लार्जली बी ओवर। सो जितनी भी आई थिंक केपेक्स और ओपेक्स स्पेंड्स थी, आई थिंक वो लार्जली थ्रू निकल जाएगी। कैश अभी भी आई थिंक बुक्स पे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक प्रॉफिटेबल ग्रोथ इज अ क्वेश्चन मार्क दैट द स्ट्रीट इज प्रॉब्ली लुकिंग एट, और इसलिए आई थिंक जो हम एक न्यूट्रल व्यू लेके चल रहे हैं काफी समय से, आई थिंक विल कैरी ऑन डू दैट। ओके, चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे और प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस लेंगे रचना जी से, अरुण जी से और मानस जी से। रचना जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हम फिलहाल के लिए SBI कार्ड चुनेंगे, जिसमें हम कॉल ऑप्शन लेंगे, और नेचुरली अब हम इसमें मार्च का लेंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से ये काउंटर 754 के करीब ट्रेड कर रहा है, और हम यहाँ पे 760 का कॉल ऑप्शन ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का, एंड ये 21 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर ये काउंटर 19 को ऐसे सस्टेन करेगा तो अपसाइड पे यहाँ पे 25 और 26 के नंबर्स देखने की उम्मीद कर सकते। 760 का कॉल लेना है SBI कार्ड में। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हो ऑप्शंस में? श्रेया जी JSW स्टील के साथ जाना चाहेंगे। 1260 के कॉल को लेने की सलाह है। मार्च सीरीज का ऑप्शन 34 के आसपास चल रहा है, 28 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में इसका जो टारगेट रहेगा 47, 48 तक इसके टारगेट आ सकते हैं। इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, और 1255 अगर निकलता है तो बड़ा मूव स्टॉक में आ सकता है। तो 1260 एट द मनी कॉल मार्च का लेके चल सकते हैं। ओके, मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, वारी एनर्जीज पे मेरा ध्यान है। वारी ने अपने 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। इंटरडे चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। तो वारी एनर्जी का 3000 वाला कॉल ऑप्शन मार्च मंथ का वो खरीदेंगे। 145 रुपए के आसपास 3000 वाला कॉल ऑप्शन चल रहा है। 119 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 200 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, वारी चला आज अच्छा, वैसे अच्छा मूव आया इसमें स्टॉक में। और खैर अब आखिरी के 40 मिनट्स एक्चुअली बाकी हैं इस सीरीज़ के। एक दो स्टॉक अच्छे चले। सेल पूरी सीरीज बैन में रहा, लेकिन डे हाई पर बंद हो रहा है सेल। इस मार्केट में भी अच्छे मूव्स हैं यहाँ पर। बंधन बैंक में अच्छे मूव्स हैं। स्टील एज ए सेक्टर अच्छा कर रहा है अभी भी। AB भी अच्छा कर रहा है। कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी ठीक ठाक कर रहे हैं इस मार्केट में, लेकिन वीकनेस वाले स्टॉक्स में IT के अलावा एक स्टॉक जो और स्टैंड आउट कर रहा है IT और रिटेनल के अलावा, वो है भारती एयरटेल। NBFC कारोबार में विस्तार मार्केट को पसंद नहीं आ रहा है, क्यों? ये आशीष से जान लेते हैं। आशीष बताइए। देखिए, सबसे पहले खबर मैं आपको बता देता हूं कि एयरटेल मनी में जो इनकी सब्सिडरी है, इसमें तकरीबन 20,000 करोड़ जो निवेश है वो करने का प्लान है। अब 20,000 करोड़ अगले 5 साल में निवेश किए जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा 20,000 करोड़ ये भारती एयरटेल अकेले नहीं करेगा। दरअसल आप देखें तो 14,000 करोड़ ये भारती एयरटेल करेगा, बाकी के जो 6,000 करोड़ हैं वो भारतीय एंटरप्राइजेस की तरफ से निवेश देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ आप देखें तो NBFC कारोबार में इनकी आप समझ लीजिए डायरेक्ट तौर पर एंट्री हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म बना हुआ था जहाँ पर दूसरी कंपनीज के माध्यम से ये लेंडिंग करते थे, जैसे L&T फाइनेंस है या फिर दूसरी अन्य NBFCs भारतीय एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं ये सेवाएं देती थी। लेकिन अब पूरे सीधे तौर पर यहाँ पर ये एंट्री देखने को मिल रही है
और इसी के साथ आप देखें तो लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की डिसबर्समेंट और लोन ग्रोथ का यहाँ पर लक्ष्य है। अब दरअसल आप देखें तो बाज़ार को ये खबर इसके लिए पसंद नहीं आई क्योंकि कहाँ एक तरफ टेलीकॉम और कहाँ दूसरी तरफ NBFC, तो ये जो विस्तार यहाँ पर देखने को मिल रहा है नॉन कोर असेट्स में, ये मार्केट को पसंद नहीं आया। अब दरअसल आप देखें तो भारतीय एयरटेल की फ्री कैश फ्लो के हिसाब से 14,000 करोड़ कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, क्योंकि जो आगे की फ्री कैश फ्लो एज एक्सपेक्टेड है बहुत ज़्यादा है, 60 से 70,000 करोड़ के आसपास जो है बाजार एस्टिमेट लगाकर चल रहा है। लेकिन कैपिटल एलोकेशन अलाइंड नहीं है, नॉन कोर असेट्स में ज़्यादा निवेश हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पर इस खबर के बाद निराशा देखने को मिली है और स्टॉक फिलहाल आप देखें तो ऑलमोस्ट 3% नीचे है। 3% नीचे है भारतीय एयरटेल का स्टॉक। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए और कारण समझाने के लिए। लेकिन मयूरेश जी, भारतीय एयरटेल की जो एंट्री NBFCs में हो रही है वो सच में आपको पसंद, मतलब आपका क्या आपकी राय क्या है इसको लेकर, क्योंकि स्ट्रीट ने तो उसको पॉजिटिवली लिया नहीं। फिलहाल मार्केट भी खराब है, बट मुझे लगता है आई थिंक इट्स नॉट सच अ बैड थिंग एट द एंड ऑफ द डे। कोर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा डिवर्सिफिकेशन कर नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हो सकता है वो भी आ सकता है इसमें। जैसे आशीष ने भी कहा, आई थिंक फ्री कैश फ्लोज को अगर आप देखें और अगर हम ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि एक आरपू इंक्रीजेस आ सकते हैं अगले कुछ महीनों में, तो आई थिंक और भी वृद्धि देखने मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज टू एबिटा। और इसके वजह से आई थिंक जो ओवरऑल पोजीशंस है आई थिंक वो अभी भी रीजनेबल हमें लग रहे हैं। तो ROEs आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि बैलेंस शीट काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। एंड अगेन आई थिंक इट्स नॉट अ न्यूज व्हिच इज टू डिटरमिनेंटल इन माय ओपिनियन। आज बाजार खराब है इसलिए, तो जिनके पास मार्केट बिल्कुल करें। ओके, भारतीय पॉजिटिव ही है ये खबर, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है उसकी वजह से शायद आज भारतीय एयरटेल पर डेंट। लेकिन लंबी अवधि के नजरिए से देखें तो भारतीय एयरटेल एक अच्छा काउंटर है। लेकिन मार्केट लेकर आई है निफ्टी 295 अंक नीचे, रिकवरी के साइन दिखा रहा था, वो होता हुआ नजर नहीं आया सर। और ब्रेथ भी काफी खराब मार्केट की फिलहाल तो नजर आ रही है। अच्छा है, नहीं आई रिकवरी तो नहीं, वैसे थोड़ी सी तो आई है रिकवरी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, बैंक निफ्टी में ठीक ठाक आई है। बैंक निफ्टी में एक्चुअली अगर आप देखें तो डे लो से हम मेरे ख्याल से 300 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं मोर और लेस। एक 60,800 का लो था, 61,080 पर है, तो ठीक है। और निफ्टी पर देखिए, निफ्टी पर 25,500 के करीब का क्रूशियल लेवल है। अगर 25,500 के ऊपर निकल गए मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग में तो पॉजिटिव होगा। लेकिन डे लो जो आज का है 25,327, ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके नीचे गए तो फिर कल एक और गैप डाउन का रिस्क ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए खैर एनीवे 4 का चौका शुरुआत कर देते हैं। सस्ता ऑप्शन माइनस जिसे लेते हैं, फिर चलेंगे रचना जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मयूरेश जी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए मेटल क्षेत्र पे ध्यान है। जिंदल स्टील, जहां पर 4 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, वहां पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। 1240 वाला कॉल ऑप्शन जिंदल स्टील का मार्च मंथ का लिया जा सकता है। 40 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आपको 32 रुपीज का लगाना है और 55 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, जिंदल स्टील की 1240 की मार्च की कॉल देखते ही साथ ना दिमाग एक बार थोड़ा सा सोचने लगता है कि कॉल कहाँ से आई है। रचना जी, आपका FNO सुपरस्टार क्या पिक कर रही हैं? जी, मेरी तरफ से मुथूट फाइनेंस रहेगा, जिसको हम लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स पे, और ये हम मार्च का लेंगे जो कि 3500 पे ट्रेड कर रहा है। हम इसमें ऐसे लगाएंगे 3480 का 20 रुपीज का, एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3540। मुथूट फाइनेंस निचले स्तर से अच्छी रिकवरी और यहाँ पर खरीदारी की राय फ्यूचर्स में। रचना जी की तरफ से FNO सुपरस्टार में आती हुई चार्ट का चमत्कार। कविता जी, क्या ढूंढ रही हैं आप? तो श्रेया, लास्ट सेशन में भी आपके साथ डिस्कस किया था, NTPC में काफी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। ये सेटअप मुझे पोजिशनली ज्यादा अच्छा लगता है। अंटिल काउंटर 370 के लेवल को होल्ड किए हुए है। यहाँ पर आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखना चाहिए पोजिशनली अगर देख रहे हैं, फॉर द प्राइस मूव ऑफ 400 एंड 410। डे पर्सपेक्टिव से अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो 374 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अपसाइड मोमेंटम लगता है 386 390 तक मूव होते हुए दिख सकता है। ओके, और अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी बताइए क्या पिक करेंगे आप? अनुज जी, TD पावर सिस्टम्स, अगर यहाँ से थोड़ी गिरावट मिलती है तो बेहतर होगा। जो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं अब तक, ये काफी शानदार है।
जो पिछले साल में पूरे रेवेन्यू इन्होंने पोस्ट किया था 1250 करोड़, दे ऑलरेडी डन दैट। एबिटा पूरे साल के ऑलरेडी क्रॉस्ड इन द फर्स्ट 9 मंथ्स, और इनफैक्ट इन्होंने जो आउटलुक दिया है टू एंड FY26 एट 1800 और करोड़, और FY27 का आउटलुक 2200 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ से भी आई थिंक एक ट्रिमेंडस ग्रोथ कंपनी को कोर बिजनेस में देख रही है, जो ये जनरेटर्स देते हैं, टर्बाइंस को, इंजन को, स्टार्टर मोटर, इंडक्शन मोटर्स सप्लाई करते हैं। एक्सपोर्ट मार्केट्स भी मार्केट शेयर साइज ठीक ठाक बढ़ा है। तो अगर हम अज्यूम करते हैं कि मार्जिन्स भी करंट लेवल पे रहे, विच इज क्लोज टू 18.8 19 ऑड %, तो ये साल का EBITDA एब्सोल्यूट बेसिस पे लगभग 340 करोड़ के आसपास होगा। एंड गोइंग बाय द मैनेजमेंट फिगर्स, इफ दिस कंटिन्यूज द रेट, अगले वर्ष के EBITDA शायद 420 करोड़ पे होगा। तो एक कंसिस्टेंट टॉप लाइन मार्जिन आउट परफॉर्मेंस और बॉटम लाइन ग्रोथ जो ROEs में रिफ्लेक्ट हो सकती है काफी पॉजिटिवली, ये कंपनी रिफ्लेक्ट कर सकती है। 1800 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठे हैं, यानी बुक टू बिल विजिबिलिटी भी काफी ठीक ठाक है, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इनको अच्छे खासे मिल रहे हैं। अगेन डोमेस्टिकली डेटा सेंटर्स, पावर इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ अगले कुछ वर्षों के लिए बरकरार रहेगा, जहां पे TD पावर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहने की उम्मीद लगाए रहते हैं। वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं, बट अगेन मुझे लगता है अगर अर्निंग्स आएंगी ये पेस पे जिसमें डिस्कस कर रहा हूँ, तो शायद वैल्यूएशन थोड़े महंगे जस्टिफाई होते हैं। तो अगर डिक्लाइन पे मिले तो TD पावर आप बिल्कुल देख सकते हैं। डिक्लाइंस में खरीदारी की राय TD पावर पसंदीदा स्टॉक मयूरेश जी का। चलिए अब एक फटाफट से रिकैप चार का चौका का लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन के साथ हमने शुरुआत की, मानस जायसवाल जी की तरफ से है। जिंदल स्टील 1240 की कॉल लेनी है आपको, 55 का टारगेट है, 32 का स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए मुथूट फाइनेंस पसंद आ रहा है रचना वैद्य जी को, 3540 के टारगेट देख रही हैं वो, 3440 का 70 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। इसके अलावा चार्ट के चमत्कार के लिए NTPC चुना है कविता जैन जी ने, और 400 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 375 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मिड कैप फंडा के लिए स्टॉक आया TD पावर, मयूरेश जोशी जी को पसंद आ रहा है। डिक्लाइंस में खरीदारी की राय, लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा लग रहा है ये काउंटर। जो थोड़ी सी माइनस से रिकवरी हमें देखने को मिली, कुछ काउंटर्स ने हालांकि ऐसे मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म किया है। मेटल पैक देखिए, स्पेस में 0.1% की तेज़ी थी। PSU बैंक्स और सबकी तो हम चर्चा कर ही रहे थे, लेकिन सेल, लॉयड मेटल रखिएगा स्क्रीन पर एक बार, वेदांता, NMDC में अच्छी बाइंग नज़र आई। एक बार सेल का चार्ट चेक लेना चाहूँगी। अरुण कुमार मंत्री जी, सेल का काउंटर आप देखिए और बताइए 2.5% की तेज़ी के साथ जिस तरीके से इस मार्केट में भी ये बना हुआ है, एक डिप आया फिर खरीदारी होती हुई नजर आई, क्या करना चाहिए? देखिए शायद जी, वैसे तो ये स्टॉक बैन में है, पर ओवरऑल इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर मजबूत है। ओवरऑल स्टील के जो स्टॉक्स हैं, JSW स्टील, सेल, सभी में मोमेंटम काफी अच्छा है, तो जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। 156 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें। ऊपर में 167 168 तक के टारगेट आ सकते हैं। हो सकता है आज एक मूव आपको बड़ा देखने को मिले, चूंकि एक्सपायरी है और स्टॉक बैन में है, पर चार्ट मजबूत है, इसलिए होल्ड करने की ही सलाह है। ओके, होल्ड करने की सेल में फिलहाल। जी सर। चलिए एक काम करते हैं श्रेया, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद गुरमीत चढ़ा जोड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। ठीक ठाक रिकवरी आ रही है मार्केट में, खास तौर से बैंक निफ्टी अब 61,121 पर, 60,800 का लो तो ध्यान रखिएगा, और निफ्टी भी 25,428 पर, मतलब अब डे लो से हम 100 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुके हैं। तो 25,327 का लो था, 25,427 पर अब हम हैं, तो ठीक है, 100 पॉइंट की रिकवरी है, कम से कम डे लो पर बंद नहीं हो रहे, ये अपने आप में एक पॉजिटिव रहेगा। कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़े हमारे साथ। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। जस्ट व्हेन लग रहा था कि सब ठीक हो गया मार्केट के लिए, ये अचानक आज जो मूव आया, इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पूरा का पूरा एंथ्रोपिक रिलेटेड IT का कहर है, ट्रम्प फैक्टर इज बैक, या क्या है ये जिस तरीके से मार्केट में वीकनेस आई? अनुज, 2-3 फैक्टर्स हैं। आई थिंक एक तो जो ईरान वाला वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और वापस से टैरिफ्स को लेके कंफ्यूजन है कि कहीं वापस से सप्लाई चेन डिस्टर्ब तो नहीं होगी, क्योंकि ट्रम्प बहुत विंडिक्टिव मोड में लग रहे हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। तो बाजार को अनसर्टेनिटी थोड़ा सा पसंद नहीं है, आई थिंक उसका रिएक्शन है। IT का तो है ही है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा ओवरडन हो रहा है। रोज आप एक नया चीज देखेंगे डिस्टर्ब होने वाला है, और
आई थिंक थोड़ा सा ओवरडन हो रहा है, बट ठीक है। आई थिंक बाजार की ये खूबी है कि वो नेगेटिव चीज़ों को भी फ्रंट एंड करता है, पॉजिटिव चीज़ों को भी करता है। अभी शायद आईटी सर्विस से लेके नेगेटिव चीज़ों को कर रहा है। हमने वो रिएक्शन देखा आईबीएम में। तीसरा मुझे लगता है अनुज टेक्निकल है, ये एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी भी है, और हमने देखा है पिछले वीक भी एक्सपायरी में कि 2-3 दिन बाइंग होती है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है मार्केट को शॉर्ट किया जाता है। तो कुछ टेक्निकल फैक्टर भी है बिकॉज़, और अगर आप देखेंगे हालाँकि ब्रेथ वीक है, पर बहुत सारे स्टॉक्स बहुत कम वॉल्यूम पे भी गिर रहे हैं। बहुत सारी कंपनीज़ मैंने देखी हैं आज जो 1000, 2000, 5000 करोड़ मार्केट कैप है, वहाँ पे 2 या 3 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं है, और स्टॉक 2-2, 3-3% डाउन है। तो कहीं न कहीं डीआई पार्टिसिपेशन भी थोड़ा-सा स्लो हुआ है। आई थिंक थोड़ा-सा कैश प्रिजर्वेशन कॉल है, जो भी है इंडस्ट्री लेवल पे, वो भी एक फैक्टर देखने को मिला है। तो उस वजह से जो काउंटर फोर्स है, कुशन रहा है मार्केट का, वो भी थोड़ा-सा कम हुआ है। नहीं, इसमें कोई राय नहीं है। जो बात गुरमीत कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और गुरुवार हमें याद है मात्र 800 करोड़ की सेलिंग में क्या कोलैप्स हुआ था थर्सडे को मार्केट, और जब हमने स्टैट्स देखे थे शाम के तो लग रहा था कि सेलिंग आई कहाँ से। बट गुरमीत, फ्रेंकली स्पीकिंग, हाइडिंग प्लेस है क्या? बाजार आईटी से जब एग्जिट मार रहा है, निकल रहा है, इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। आई मीन दिस ऑल्सो शोज कि भाई लोग किसी भी प्राइस पर निकल रहे हैं, है ना, हाई इम्पैक्ट कॉस्ट, नो बायस एट ऑल। पर हाइडिंग प्लेस है क्या? अब हाइडिंग प्लेस आप कैसे लोकेट कर रहे हैं? अर्निंग्स जहाँ पे अच्छी रही हों, जहाँ ग्रोथ प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, वहाँ वो थीम्स क्या हैं इस वक्त? तो आपने वीरू खुद थोड़ा-सा जवाब दिया, जहाँ अर्निंग्स अच्छी है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक में आप देखिए, बैंक निफ्टी आज भी बहुत काफ़ी स्ट्रेंथ है। रिलेटिवली मैं बात करूँ, जिस तरह से मार्केट वीक है, वो अगर एक्चुअली आईडीएफसी का इंसिडेंट नहीं होता, तो कल एक्चुअली बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता मार्केट में। तो एसबीआई जैसा बड़ा बैंक जिसकी 50 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है, वो 13% क्रेडिट ग्रोथ की गाइडेंस दे रहा है। $10-12 बिलियन का एफडीआई आया है, ग्रोथ कैपिटल आया है। मतलब अगर आप बैंकिंग सिस्टम को 7-8 गुना लेवरेज है, तो $70-80 बिलियन का ग्रोथ कैपिटल बाजार में आने वाला है, जो कि और लेंडिंग ग्रोथ को बढ़ाएगा। और हमने वो परफॉर्मेंस में भी देखा। तो वो एक हाइडिंग स्पेस है। मुझे लगता है भारती का नतीजे अच्छे रहे हैं। जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया कल एनबीएफसी को लेके, मुझे लगता है मार्केट शायद थोड़ा-सा रिएक्ट कर रहा है कि केपेक्स जो है वो शायद नॉन कोर में जा रहा है। बट भारती, अगर आप पिछले 9 महीने देखें, 55 से 57 हज़ार करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, और वो अगले 4-5 साल में कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाला है एनबीएफसी का, तो शायद फ्री कैश फ्लो का 5 या 10% है। बट जब सेंटिमेंट वीक होता है, तो बाज़ार थोड़ा-सा रिएक्ट करता है। तो मुझे लगता है भारती टेलीकॉम बहुत ही स्ट्रक्चरल प्ले है, प्लस डेटा सेंटर का सबसे अच्छा प्ले टेलीकॉम ही है। उसके अलावा वो अपने पूरे डिजिटल इकोसिस्टम में इन्वेस्ट कर रहा है। आरपू इंडस्ट्री लीडिंग है। तो वो एक अच्छा लग रहा है लार्ज कैप स्पेस में। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि जो डिफेंस में थोड़ी-सी वीकनेस आई है, इसके बावजूद कि ऑर्डर मोमेंटम बहुत अच्छा है। चाहे वो पिनाका रॉकेट से लेके हो, चाहे वो प्रेडार्स कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेट के हो। अभी रफाल की डील के साथ बहुत सारा लोकलाइज़ेशन वैल्यू चेन दिखाई द पड़ेगा। एफडीआई अलाउ हुई है डिफेंस में। तो मुझे लगता है जहाँ पे ऑर्डर इन्फ्लो अच्छा है, अर्निंग मोमेंटम अच्छा है, वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल हुए हैं। बाज़ार में एक्चुअली हाइडिंग से ज़्यादा इन्वेस्टिंग प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं वीरू, बट क्या होता है जब पीक फ़ियर होता है, तो थोड़ा-सा डर लगता है, और वो स्वाभाविक है। हम्म ओके, कई सारे स्टॉक्स बताए गुरमीत जी, और स्पेसेस बताए आपने जहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ है और दमखम दिख रहा है आपको। लेकिन बाजार पे हम चर्चा कर रहे हो और आईटी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी फिलहाल जिस तरीके से मार्केट है, हॉट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक आईटी स्पेस, और जिस तरीके से आज पिटाई हुई, इस मंथ का सबसे खराब, मतलब इतने सालों में सबसे खराब मंथ रहा है, 21% डाउन। लेकिन गुरमीत जी, एक बड़ा तबका ये मान के चल रहा है कि आईटी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, डाउनग्रेड किया गया और एवरीथिंग इज ब्लीक। लेकिन एक और तबका है जो ये सोच रहा है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। आज जैसे कि सीएलएसए की रिपोर्ट पढ़ रही थी, कल जेफरीज की रिपोर्ट मैंने देखी। आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्या आप इस गिरावट में खरीद रहे हैं, एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, या फिर अभी आप बैकफुट पर हैं, अवॉइड कर रहे हैं? आपकी राय? वैल्यूएशंस डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टिव हुए हैं आईटी के, और थोड़ा-सा आपको सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है। जहाँ भी आईपी ड्रिवन प्ले ज़्यादा है, जैसे हमें लार्ज कैप में एचसीएल टेक पसंद है। वेटेज बहुत कम है, पोर्टफोलियो में 2% है, बट अब इस वैल्यूएशंस को देख के हमें लगता है उनका सॉफ्टवेयर बिज़नेस रेवेन्यू का 10% है, बट एबिट का 20-22% है। 25-26% ग्रॉस मार्जिन का बिज़नेस है। बहुत सारी मिड कैप आईटी
कंपनीज बहुत रीजनेबल हो गई है वैल्यूएशंस में। चाहे वो केपीआईटी है, परसिस्टेंट, कोफोर्ज में भी अच्छा करेक्शन आया है, और शायद थोड़ा अगर और आता है यहाँ से 5-10% तो अच्छे एक वैल्यू जोन में आएगा। और ये वो कंपनीज हैं जिनमें एबिलिटी है पिवट करने की। कोफोर्ज ने तो एक बहुत एग्रेसिव केपेक्स कम एक्विजिशन किया है। तो मुझे लगता है जैसे चंद्रा जी ने भी बोला अभी पीछे एक इंटरेक्शन में सीएनबीसी के साथ, कि आईटी कंपनी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। आज अगर आप बार्कलेज में एआई इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका कल्चर सिटी से और डॉइच बैंक के कल्चर से बहुत अलग है। तो सब कुछ, और आप वहाँ पे 95% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते। बैंकिंग में आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फियर ड्रिवन सेलिंग ज्यादा है। और शायद बाजार वेट करेगा अप्रैल अर्निंग्स का, कमेंट्री देखना चाहेगा, डील विंस देखना चाहेगा। तो अगर अच्छी कमेंट्री आती है आईटी कंपनीज की, डील विन मोमेंटम अच्छा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो मैं बहुत बेरिश नहीं हूँ। सिलेक्टिवली हम कुछ अपॉर्चुनिटीज को धीरे धीरे पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। अभी किया नहीं है बट शुरू कर रहे हैं ऐड करने। ओके, गुरमीत जी, इटर्नल पर क्या व्यू रहेगा अब, और आप किस तरीके से देख रहे हैं इस तरीके की सेलिंग को जो आज हमने देखी और पहले कई दिनों में भी देखी? जी, जो न्यू एज बिजनेस होता है ना, वहाँ पे वैल्यूएशंस की बात नहीं करते हैं हम बात करते हैं मोमेंटम की, इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटली कितना इम्प्रूवमेंट है। तो फूड डिलीवरी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे अब वो जो ग्रोथ रेट है वो नॉर्मलाइज्ड है, 15-20% है। आई थिंक क्विक कॉमर्स है जो नया ग्रोथ इंजन है। कहीं ना कहीं दीपेंद्र गोयल के एग्जिट से मुझे लगता है थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा, हालांकि नतीजे बहुत अच्छे थे। आई थिंक उनका एक एग्जिट का टाइमिंग थोड़ा सा मुझे लगता है उसने थोड़ा सेंटिमेंट को डैम्पन किया। दूसरा, अनुज, 3 ब्रॉड लीडर्स क्विक कॉमर्स में एस्टैब्लिश हो गए हैं। ब्लिंकिट का 46% मार्केट शेयर है, और फिर स्विगी और जेप्टो है। अमेजॉन नाउ और बाकी जो मार्केट शेयर बहुत कम है। तो धीरे धीरे इवेंचुअली मुझे लगता है ये 2 प्लेयर रह जाएगा। और आई थिंक ब्लिंकिट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हाइपर श्योर पे भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ऑपरेटिंग मैट्रिक्स में, यूनिट इकोनॉमिक्स में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है। तो हम इटर्नल को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं। हम इनफैक्ट पेटीएम को लेके भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव। अच्छा गुरमीत जी, ये पॉली कैब ऑल टाइम हाई पे आ गया, कब कब कितनी खामोशी से इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया, पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर? मतलब क्या रियल एस्टेट से डिमांड फिर आ रही है, होम इम्प्रूवमेंट काफ़ी पीक कर रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, या फिर बाजार इस बात का एडवांटेज दे रहा है कि थोड़ा सा मेटल प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं, दैट विल पुश मार्जिन्स इन आई थिंक Q4 और पॉसिबली इन क्वार्टर अहेड? यहाँ पे थीम क्या है, मतलब व्यू क्या है? और दूसरी बात ये है कि लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में, चाहे वो एस्ट्रल हो या फिर कुछ केबल कंपनियां और हो, वायर कंपनियां, वहाँ पर व्यू क्या रहेगा आपका? आई थिंक डिमांड डेटा सेंटर रिलेटेड है, क्योंकि केबल वायर और इक्विपमेंट भी एक डेटा सेंटर का पिक एंड शॉवल प्ले है। और पॉलीकैब मार्केट लीडर है, ऑर्गेनाइज में 25-26% मार्केट शेयर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिस्टेंट ग्रोथ है। और बहुत बड़ा इसमें प्राइस टाइम करेक्शन हुआ जब आईटी रिलेटेड इश्यूज हुए, और नए कॉम्पिटिटर आए कि और आने वाले हैं और डिस्टर्ब होने वाला है। तो मैं एक्चुअली देख रहा था कि जब भाव 8,000 आया तो जो ट्रेलिंग पी था वो 45 था, एक जमाने में 70-80 था। तो पिछले 6 क्वार्टर में क्योंकि अर्निंग ग्रोथ 20% से ऊपर आया, तो पी मल्टीपल एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट और गाइडेंस अच्छा है। बट अब मुझे लगता है करंट प्राइस पे ऑलरेडी शायद बेस्ट केस सिनेरियो कैप्चर कर रहा है। और थोड़ा सा ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस से, और क्योंकि ये बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है थोड़ा, तो थोड़ा सा मार्जिन का इफेक्ट पड़ सकता है। बट लार्जली ये पिक एंड शॉवल जो भी डेटा सेंटर प्ले हैं, चाहे वो टेलीकॉम रिलेटेड है, पावर इक्विपमेंट रिलेटेड, हमने हिटाची एनर्जी और एबीबी में मूवमेंट देखा जब उन्होंने कमेंट्री दी डेटा सेंटर्स को लेके। तो एक फ्लेवर है अभी जो पिक एंड शॉवल प्ले है डेटा सेंटर का, आई थिंक उस वजह से ज्यादा है। प्लस ऑब्वियसली अर्निंग्स में कंटिन्यूसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट दिखा है। ओके अच्छा गुरमीत जी, केमिकल स्पेस को लेकर आपकी राय क्या होगी? यूपीएल की रिस्ट्रक्चरिंग, कल डेंट आज भी गिरा है, और एसआरएफ नवीन फ्लोरिन यहाँ पर भी R32 की जो ओवर सप्लाई है उसका एक इम्पैक्ट। बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट बहुत ज्यादा है 2-3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद। यूपीएल हमें खास पसंद नहीं है, पिछले 5 साल में कुछ वेल्थ क्रिएशन किया नहीं है, प्लस थोड़े से कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं। तो हम उसको काउंटर को अवॉइड करते हैं। हमें जेजी केमिकल्स अच्छा लगता है, ये जिंक डाइऑक्साइड में है। 70-80% एंड यूजर टायर है, और ऑटो में एक अच्छा मोमेंटम है। एंड बाकी एप्लीकेशंस भी हैं, छोटी कंपनी है तो फार्मा में है, हाउसिंग में है, बाकी एप्लीकेशंस भी हैं। नंबर अच्छे आए,
कंपनी में कैश है, एक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एक्विजिशन भी देख रहे हैं जो इंटरनल अप्रूवल से फंड होगा। हम दीपक नाइट्राइट को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। काफ़ी केपेक्स किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है और स्टॉक लगभग 40-45% डाउन है पीक पे, तो उसको भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं। पर पोर्टफोलियो में अभी केमिकल स्पेस में हमारे पास सिर्फ जेजी केमिकल है। डिफेंस केमिकल्स को भी हम इवैल्यूएट कर रहे हैं क्योंकि जो आपके टीएनटी है, हार्ड सॉफ्ट प्रोपेलेंट्स हैं, क्योंकि डिफेंस में इतना बड़ा मोमेंटम है ऑर्डर बुक का, तो वहाँ पे भी हम थोड़े डिफेंस रिलेटेड केमिकल्स को भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मीनवाइल एक बार एक स्टॉक लेकर आइए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का, और देखिए क्या शानदार तेज़ी है। और यहाँ मुझे लग रहा है शॉर्ट्स फंसे होंगे बुरी तरीके से, क्योंकि सुबह 15 मिनट में पहले शॉर्टिंग हो गई और उसके बाद देखिए क्या शानदार तेज़ी है और एकदम डे हाई पर ये स्टॉक, क्लीन ब्यूटीफुल मूव। पॉसिबली आखिरी सवाल उर्मित जी, ये एनबीएफसीज में आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? तो अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है पुराना, उसने अच्छा किया है। चोला भी कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में है, पूना वाला फिनकॉप है, मुथूट है, गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी हमारे ज़्यादातर पोर्टफोलियोज में। तो हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, प्लस कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत हुआ है, चाहे वो श्रीराम हो, चाहे वो टियर 2 बैंक्स हो। मुझे लगता है अभी और आपको एफडीआई और कैपिटल इन्फ्यूजन देखने को मिलेगा इस पूरे स्पेस में। और क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, एनपीए स्ट्रक्चरली लो है, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट डीलेवरेज है, इकोनॉमिक मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है सारे इंग्रेडिएंट्स इन प्लेस हैं और इसलिए परफॉर्मेंस भी स्ट्रांग है, चाहे वो श्रीराम हो, बजाज में भी पीछे रिकवरी है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है, हमने रिसेंटली ऐड करना शुरू किया है, लगभग आधा हो गया आईपीओ लिस्टिंग के बाद 180। तो हम काफ़ी ओवरवेट है इस स्पेस में, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव। चलिए गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में शामिल हुए और सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने, अपने अपने व्यूज़ दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बाजार पे लौटते हैं, मतलब इंडेक्स के लेवल्स पे। इट्स 25418 बैंक निफ्टी के साथ आप अभी भी उस शब्द का खुल के इस्तेमाल कर सकते हैं अनुज, स्ट्रेंथ। आई मीन ये इंडेक्स अपने इवन 10 डिमा को होल्ड कर रहा है, बट अनुज ये क्लोज 25,420, मतलब मोटा मोटी आज आप सोचिए अनुज कि एक समय हम 200 डिमा छू के आ ही गए ऑलमोस्ट, है ना? क्या व्यू रहेगा इस प्राइस पे अनुज कल के लिए? हाँ, व्यू तो कुछ भी नहीं है वीरू, क्योंकि देखिए क्लोज भले ही रिकवरी के साथ हुआ हो, लेकिन मार्केट का आज सेंटिमेंट बिगड़ा है, टेक्सचर बिगड़ा है आज। और जिस साइज़ की आज कैंडल बनी है, आपको इसको थोड़ा सा समय देना होगा कि सेंटिमेंट इम्प्रूवमेंट के लिए। प्लस आज एक्सपायरी भी है, अभी ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है। और ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, देखिए वैसे भी एक नया ओवरनाइट रिस्क ओपन हो गया है, तो इसमें वैसे भी कोई पोजीशन कैरी करने का मतलब नहीं है। कल सुबह डेटा देखेंगे और उसके बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे, स्पेशली रोल ओवर के डेटा, एफआई के डेटा, आई थिंक ये सब देखकर एक फ्रेश व्यू लेंगे। अभी कोई बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे हम इस समय ट्रेड सजेस्ट करने में। चलिए नूपुर के पास चलते हैं और डीलिंग रूम चेक कर लेते हैं। नूपुर बताइए। बिल्कुल, आज ऐसा एक इंडेक्स है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स जो अभी फिलहाल आपको डेज हाई पर नज़र आ रहा है और इनफैक्ट पिछले एक महीने में 11% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। और डीलिंग रूम में आज इंस्टीट्यूशनल बाइंग का जो इंटरेस्ट है वो पावर स्टॉक्स पर बना हुआ है। इसके जो कंट्रीब्यूटर्स है एनर्जी इंडेक्स के, उसमें जो पावर की लिस्ट आपको दिखेगी, वहीं पर जो है लगातार खरीदारी होती हुई दिख रही है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, ये सारे स्टॉक्स देखे तो आपको डेज हाई पर भी ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और यहीं पर डिलीवरी बेस्ड जो इंस्टीट्यूशनल बाइंग है फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। एनर्जी पे स्पेस के काउंटर्स रखे फोकस में, डीलर्स की नज़रें वहीं पर हैं। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। हमारे पैनल कौन से स्टॉक्स पिक करें वो समझ लेते हैं। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर बताइए वेडनेसडे के लिए क्या पिक करेंगे? स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। इसका जो बार बना है आज का, बहुत ही बढ़िया बार है। 3 दिन का एक बेस बना है, लोअर लेवल पर सपोर्ट ऑन द डाउनसाइड है। गिरावट आई, रिएक्टिव गिरावट थी, एक अपमूव शुरू हुआ है। ट्रेड करा 1733 पर, स्टॉप लगाएंगे 1720, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से इसका टारगेट फर्स्ट होना चाहिए 1760, फिर 1780 भी पॉसिबल है। चोला फाइनेंस। ओके, चोला फाइनेंस ये हो गई गाबा सर की पिक। रचना जी आप क्या कैरी कर रही हैं? जी, एनएमडीसी को कैरी करेंगे हम और यहाँ पे हम एसएल लगाएंगे 70.6 पे, सॉरी 79.6 पे, और अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 82.5 एंड 83.5। ओके, कविता जी आपका ट्रेड क्या रहेगा?
सो वीरेन जी, मुझे लगता है एबीबी को लेकर जाना चाहिए। एबीबी अभी 6060 के लेवल पर है, अपने एवरेजेस को संभाल कर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इन केस अगर क्लोजिंग 6080 के ऊपर आती है तो ये काउंटर और ज्यादा भाव से भी अगर लेते हैं तो विद स्टॉप लॉस ऑफ 5960 के स्टॉप लॉस के साथ इसे चेज करें फॉर द प्राइस मूव ऑफ 6150 6200। ओके, एबीबी इंडिया। अमित जी, वेंसडे के लिए क्या चुन रहे हैं? जी श्रेया जी, मेरा भी कैपिटल ग्रोथ सेक्टर से ही सीमेंस है। सीमेंस को अगर देखिए तो यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक इट्स ऑन द पॉइंट ऑफ वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 3359 का इसका प्राइस है। 2-3 दिनों का डिलीवरी डेटा भी काफी अच्छा है और आज का क्लोज भी काफी स्ट्रांग है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस, कैश में इसका प्राइस अराउंड 3339 का है। स्टॉप लॉस 3300 का रखेंगे और टारगेट्स रहेंगे 3450 के। ओके, मानस जी आपकी ट्रेड? जी, तो देखिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है। इसके फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1046 के प्राइस चल रहे हैं। आपको जो स्टॉप लॉसेस है वो लगाने हैं 1019 के। 1019 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे। 1095 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं अदानी एनर्जी के फ्यूचर में। ओके, अरुण जी आपका ट्रेड क्या रहेगा वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, क्लियर ब्रेकआउट है वेदांता में। वेदांता ने अपना जो लास्ट कैंडल है नेगेटिव कैंडल को कंप्लीट एंगल्फ किया है। 696 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है स्टॉक 712 की तरफ बढ़ रहा है। इसको बीटीएसटी कैंडिडेट के तौर पर लेके चल सकते हैं। 689 का स्टॉप लॉस रहेगा, 710 का टारगेट रहेगा। वेदांता को लॉन्ग करके चल सकते। ओके, चलिए ट्रेड्स पूरी हुई। वीरू के पास चलते हैं आज की ब्रेथ के लिए। वीरू, खराब रही होगी? क्या बताऊं अनुज, ना पूछते तो आप ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी बताऊंगा। मेरा फर्ज बताने का। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगी। लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग। हालांकि याद रखिएगा इसको देखने का पर्सपेक्टिव कुछ थोड़ा डिफरेंट होगा सिंस इट्स एक्सपायरी डे। बट लुक एट लॉन्ग 41, जो पोजिशंस कट के वहाँ अगले सीरीज में ऐड होगी वो भी लॉन्ग में काउंट होंगी। लेकिन लुक एट लॉन्ग अनवाइंडिंग। फाइनली आप इसको बोल सकते हैं टायर्ड लिक्विडेशन। यहाँ काटें नहीं, यहाँ काट लेंगे। फाइनली कट गई पोजिशन। 36 शॉर्ट कवरिंग करीब करीब 62 में। किक करके स्लाइड्स लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। पर याद रखिएगा बैंक निफ्टी का क्लोज फिर स्टिल स्ट्रॉन्ग। लॉन्ग में सबसे ऊपर जिस स्टॉक का नाम है वो अगेन वारी एनर्जी। सुबह भी फर्स्ट टेक में सबसे ऊपर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में लॉन्ग। कल कुछ अनचाहा अगर आप देखें इस पर शॉर्ट बना था। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, वेदांता, एनटीपीसी इन काउंटर्स में। एनटीपीसी इस बार का मतलब सबसे बेहतरीन स्टॉक रहा पावर स्पेस में। क्या गजब का मूव, आज भी 2% ऊपर एट 4381। ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी। मेरे ख्याल से इसने दिसंबर 24 के बाद का हाईएस्ट क्रिएट किया। बंधन बैंक, हिताची, चोला, एबीबी, सेल, इन सभी काउंटर्स में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग थी। तो मेटल्स फिर भी ठीक ठाक रहे। आज फिर आता है दिक्कत का सबब, शॉर्टिंग। केपीआईटी, मिड कैप आईटी, एटर्नल, ये इसको मैं एक बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया है अपने खास सेगमेंट में। बट इट्स ए कंप्लीट कोलैप्स फॉर एटर्नल। आपकी स्क्रीन पे जो क्लोज है याद रखिएगा ये सारे एवरेजेस के नीचे। और मेरे ख्याल से ये जुलाई 25 के बाद कब तक का सबसे लोवेस्ट क्लोज। बाकी टीसीएस, एम्फेसिस, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी, ह्यूज शॉर्टिंग। जुबिलेंट फूड्स हल्का सा रिवर्सल था लास्ट वीक, लेकिन वो आज तब्दील हो गया शॉर्टिंग में। बाकी आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। मैं कहता ना, मैं यहाँ से जो पोजीशन कटी फाइनली अगर आप देखें फैब फ्यूचर से, वो कहीं नहीं गई, लिक्विडेट हो गई आज। एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एचसीएल, फाइनली लिक्विडेशन। और मेरे ख्याल से यही आईटी के लिए भारी पड़ता हुआ। निफ्टी आईटी 30,085 पे ये क्लोज आ रहा है निफ्टी आईटी का नवंबर 23 के बाद अब तक के सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में। और एक दो थीम जो काफ़ी कमज़ोर रही आज, उसमें डिफेंस भी था कुछ हद तक। आज एलएनटी कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। एलएनटी में एक बड़ा रिवर्सल क्रिएट हुआ। मानस बहुत संक्षेप में, एलएनटी में क्या आज एक कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग, एक 2 दिन के कैंडल को आपने अगर आप देखें कवर कर लिया। बट स्टिल आप ये कहेंगे क्या कि कल अपने स्टॉप लॉसेस के साथ दौड़िएगा बाजार में अगर एलएनटी आपके पास है तो ट्रेडिंग पोजीशन? तो देखिए मेरा समझना है कि एक बार अगर आपने लोअर लेवल पे लिया है तो प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। 3750 से रैली देखने को मिली थी। आज फर्स्ट डे हमें करेक्शन देखने को मिला है। 10 डे मूविंग एवरेज से नीचे जा रहा है स्टॉक। करेक्शन डीप हो सकता है, शायद 4100 तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। ओके, प्रॉफिट में तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। मीनवाइल आप देखिए कितनी कॉल्स आई हैं एनर्जी स्पेस पर।
इवन डीलिंग रूम से आज सुबह चार्ट्स भी यही कह रहे थे। आज सुबह हमने शेयर्स पावर स्टॉक से लिए थे सुबह चार्ट जीपीटी में। खैर एक और बात करते हैं, अगर आप एसी खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी ले लीजिए, क्योंकि एक तो गर्मियाँ वैसे ही आ गई हैं जल्दी, और इस बार एसी कंपनियां 5 से 15% तक दाम बढ़ा सकती हैं, ये कहना है वोल्टास के एमडी का। चलिए उनसे जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई उसका एक छोटा सा अंश सुनते हैं। जिस तरह से शुरुआत में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गर्मियां जल्दी आ गई है और आईएमडी का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ज्यादा गर्मी पड़ेगी, ऐसे में बतौर एक एसी ब्रांड होने के नाते व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस समर सीजन इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ? So last year was a year where, as I was mentioning, the sales was very much down. There was a degrowth of around 20-25%. This year we expect the market to grow upwards of 20%. And early summer, plus the base of last year being very low, I think the industry is likely to grow by roughly around 20%. So I think for all the cooling products companies, I think this is going to be a great summer. All right, sir. कुछ प्राइस रिवीजन इस बार? So there are other factors also जिसके चलते कंपनियों से, हम दूसरी कंपनियों से भी बात कर रहे थे, they were saying कि price revision could be seen. हाँ जी, there is a price revision on 2 factors. There has been a new energy label change. अभी जो 3 star 5 star है वो that table has changed. So that means the machines will become more copper, more aluminium, so it will become costlier. So there is the impact of that table change. There is also an impact of the dollar versus rupee sort of the conversion, and there's also a big impact of the copper. From the copper used to be around 8,500 last year, it is now right up to 13,000. And in an air conditioner, copper is one of the main ingredients of the thing. So there is a huge shift in the copper pricing, which will have a major impact on the prices. So prices indeed will go up. However, there is some relief that the GST has come down from 28% to 18% for the, so a part of that increase will get buffered down, but a price increase is certainly on the cards. ओके 5 से 15% तक प्राइस हाइक हो सकता है एसी में, वोल्टास की तरफ से बयान। शुक्रिया दीपाली। इनफैक्ट गाबा सर से सवाल ये, गाबा सर इस गर्मी एसी ले रहे हैं क्या, या फिर आपके बंगलों में हर रूम में एसी लगा हुआ है ऑलरेडी? मेरे घर पे एसी लगा हुआ सभी रूम में, तो लेने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन वाकई में बहुत ही गर्मी है, बहुत गर्मी है। डिमांड तो बढ़ेगा, दाम बढ़ेगा तो हक है उनका। तो ये स्टॉक वोल्टास पर क्या फिलहाल राय बन रही है? इसने बढ़त तो गवाई आज, क्योंकि मार्केट भी खराब था, लेकिन फिर भी डिसेंट परफॉर्मेंस रही है वोल्टास की पिछले कुछ सत्रों से। यहाँ पर क्या टेक? काफी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट मिला है 1400 के जोन्स पर, अब ट्रेड कर रहा है 1537। मैटर ऑफ टाइम, वक्त दीजिए, हाई टाइम फ्रेम पे मुझे लगता है 1800 भी जा रहा है, इस मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप थोड़ा डीप रहेगा, करीब अराउंड 1400 का, तो रिस्क रिवॉर्ड बेहतर बनेगा, लेकिन बाय एंड होल्ड, डोंट ट्रेड एवरी डे। आजकल में डिप मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा वोल्टास। प्रकाश सर, आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, सीधे जानते हो श्रेया क्या कहना चाह रही थी कि आपकी बार जब गैस भरवानी होगी ना एसी में, तो बोल दीजिएगा कि उसको कि पैसे सस्ते लगाइएगा, है ना, जो मैं बता रही थी श्रेया, गैस के दाम सस्ते होंगे, दैट्स द रीजन, है ना। तो जितनी भी गैस भरेगी इस बार वो बोले कि अगर नहीं साहब शायद महंगी हो गई है, तो नहीं, मानने का नहीं। खैर ये बात वोल्टास की कि गैस सस्ती हो गई लेकिन एसी महंगा हो गया, जो खरीद रहा होगा। जो एनर्जी स्टैंडर्ड्स है ना, एनर्जी स्टैंडर्ड्स है ना जो आप जो मेरे कब से हुए, मेरे ख्याल से ये हुए हैं जनवरी से हुए है ना, इस बार जनवरी से हुए। हाँ। अब महंगे हो गए, फ्रिज और एसीज काफी महंगे हो गए। खैर तो वही बात करते हैं, और फर्दर महंगे होंगे, 5 से 10% प्राइस हाइक लिए जाएंगे। मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें तो टुवर्ड्स क्लोज अपनी हल्की सी उस ट्रेजेक्ट्री को रिगेन करने की कोशिश करता हुआ, जिस ट्रेजेक्ट्री में हम अब तक, मतलब अब स्पेशली सेकेंड पार्ट ऑफ फेब में क्लोज होते हुए हैं, एटलीस्ट हम 25,400 को डिफेंड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में क्लोज अभी भी हो रहा है, बट निफ्टी आईटी का एक कोलैप्स। एक बार 1-2 स्टॉक्स और लेके आइएगा जो कि आज मतलब जिसे कहते हैं ना, मैंने इस बाजार में भी ऑल टाइम हाई पे, लुक एट पॉलीकैब जो मैंने गुरमीत जी से पूछा भी, ऑल टाइम हाई पे क्लोज होता हुआ। एनटीपीसी मल्टी ईयर हाई, उसके बाद जरा प्लीज़ एक बार पावर स्पेस में आप एनएचपीसी को लेके आइए, लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रिकवरी थी माफ़ कीजिएगा। और एक स्टॉक और रखिएगा इस स्क्रीन पे, दैट्स चोला, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। सिमंस को देखिए 3397 पे। अब अरुण, क्या सिमंस को चेस करने की बारी है क्या? मैं नेक्स्ट फेब मंथ की कोई 3400 या स्लाइटली आउट ऑफ मनी 3500 की स्ट्राइक?
वीरेंद्र जी डेफिनेटली ले सकते हैं। 3400 का जो स्ट्राइक है वो इसमें क्योंकि मोमेंटम अच्छा है, आउट ऑफ द मनी ले, सीरीज का स्टार्ट भी है, तो मुझे लगा 3400 की कॉल को डेफिनेटली राइड कर सकते हैं। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है। आज डेफिनेटली एक एक्सपायरी का इफेक्ट हो सकता है। कल अगर हल्का फुल्का गिरावट आती है तो मुझे लग रहा है वहां पे राइड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहना चाहिए 3300 स्पॉट के नीचे लगाए। मोमेंटम कैरी होता है तो मुझे लग रहा है इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, तो 3400 की कॉल को राइड करके चल सकते हैं। अगर कल लेते हैं तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ओके, मीनवाइल बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। टाटा सन्स के बोर्ड की जो आज बैठक होने वाली थी जिसमें एन चंद्रशेखरन को एक एक्सटेंशन मिलना था, वो डेफर हो गई है। अब क्यों डेफर हो गई है ये, क्योंकि एक माना जा रहा था कि एन चंद्रशेखरन को मिल जाएगा एक्सटेंशन, लेकिन देखिए आई थिंक रतन टाटा जी की डिमाइस के बाद शायद ये पहला एक वो है जिसमें उनका टर्म ख़त्म हो रहा था। कहीं ना कहीं क्या बोर्ड रूम में एक बैटल चल रही है नोएल टाटा या कोई और उनको लेकर। आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, लेकिन जो नेटवर्क के सोर्सेज से हमको जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि जो एन चंद्रशेखरन को एक्सटेंशन देने वाली बात थी वो अब टल रही है। देखिए, चंद्रा की लीडरशिप में टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में काफ़ी टर्न अराउंड देखा है हमने, खासतौर से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, टाटा स्टील, इंडियन होटल्स। आई थिंक सारे के सारे स्टॉक्स में हमने, सारी की सारी कंपनीज़ में, इनकी हेल्थ में हमने काफ़ी एक टर्न अराउंड देखा है। तो अगर ये वाकई में इस वजह से पोस्टपोन हुई है कि कहीं ना कहीं बोर्ड रूम में कुछ बैटल चल रही है, तो वो आई थिंक सेंटिमेंटली टाटा ग्रुप के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होगा। टिकर से पता नहीं क्यों हटा दिया उस फ्लैश को, रखिए ज़रा उस फ्लैश को, इम्पॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट आ रही है। और इस समय बिल्कुल यही है, चंद्रशेखरन है आई थिंक उनका नाम, उसको ठीक कर दीजिएगा, या चंद्रा लिख दीजिए, एन चंद्रा लिख दीजिए, उतना काफ़ी है। अगर वो फिट नहीं आ रहा है तो कई बार क्या होता है ना, फिट नहीं आता है, तो इसके लिए वो थोड़ा सा, तो एन चंद्रा लिख दीजिए, ऐसा है तो वो काफ़ी है। चंद्रशेखरन है बस उनका नाम, हाँ अब ठीक है वो। तो ये फैसला टला है और लेट्स वेट एंड वॉच। अब तो खैर मार्केट बंद ही हो रहा है, कल ही रिएक्ट करेंगे मार्केट इस पर, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा आप। लेकिन चलिए खैर अब स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट की क्लोज कैसी रही। निफ्टी करीब 250 पॉइंट नीचे रहा, हालांकि एक समय पर 350 पॉइंट से ज़्यादा नीचे था 25,450 पर। बैंक निफ्टी 60,800 तक गया एग्जैक्टली, फिर वहाँ से अच्छा बाउंस दिया इसने। निफ्टी आईटी, लेकिन आज का कल्प्रिट फिर से 4.5% निफ्टी आईटी नीचे था। मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी नीचे थे, हालांकि इतना नहीं गिरे। एडवांस डिक्लाइन सुबह बहुत ख़राब था, लेकिन क्लोज होते होते थोड़ा बेटर हुआ। आप सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर आपको ऑब्वियसली दिखाई देगा निफ्टी आईटी, फिर निफ्टी रियल्टी, डिफेंस, फाइनेंशियल्स, ऑटोज़ और निफ्टी बैंक। गेनर्स था क्या कोई? नहीं था, तो फिर निफ्टी लूजर्स पर आता है। हाँ है ना गेनर्स, मेटल्स है, एनर्जी है, ऑयल एंड गैस, फार्मा, कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक। चलिए निफ्टी लूजर्स पर आते हैं फटाफट। सारे मोस्टली आपको आईटी नाम दिखाई देंगे, एटलीस्ट 5, और उसके अलावा एल&टी और इटर्नल ये भी गिरे। गेनर्स पर आते हैं, उसमें एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर और पावरग्रिड। जी अनुज, क्लोज बहुत ख़राब, और ऐसा लग रहा है कि आईटी बस आईसीयू में आज पूरे दिन पड़ा ही रहा है ना। क्या गजब का पेन था, 4.5% नीचे। क्या जैसा है, और ये एक्सपायरी हो ही गई फरवरी की। कल से कमेंसमेंट ऑफ मार्च कॉन्ट्रैक्ट, कल रोल ओवर के स्टैट्स, रणनीति क्या कह रहे हैं, एफआईएस के स्टैट्स कल बड़ा रोचक होगा। जैसे अनुज कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट मार्च के लिए कैसी है, सुबह उसी पर डिस्कशन करेंगे। मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में, तब तक के लिए नमस्कार।